हाय। वेलकम बैक टू द बीइंग पॉलिटिकल। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पूरा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटी, तीनों एग्जाम के लिए ये मैं इम्पोर्टेंट मानूंगा ये सेशन, जो जिनका यूपीएससी प्रीलिम आ रहा है। सेकंड, जो सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और थर्ड, जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो तीनों एग्जाम में ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। अराउंड 25 क्वेश्चंस यूजीसी नेट में इसी एक यूनिट से लास्ट 3-4 साल से हम देख रहे हैं। 20-25 क्वेश्चन इसी एक यूनिट से आ रहे हैं। आपका जो सी यू टी पी जी का जो अगर हम देखें तो अराउंड 10 से 12, कभी 15 क्वेश्चन इसी यूनिट से आ रहे हैं। ठीक है। और यूपीएससी के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक यूनिट ही है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छे से करेंगे, और साथ ही साथ में यम लक्ष्मीकांत भी लेके बैठा हूँ। ठीक है, तो इन दो सोर्सेस से करने वाले हैं। एक तो ये उड़ान का जो ये बुकलेट है, बहुत अच्छा बुकलेट है, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। सो ऑल क्रेडिट गोज टू देम एक्चुअली। ठीक है, इनके वेबसाइट पे ये फ्रीली डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी तुरंत। ठीक है। तो अब देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाए तो आई होप इट्स विजिबल नाउ। ठीक है, हाँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाए तो मैं बता दूंगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो जब जनवरी 26, 1950 को हमारा स्टेटस क्या था? एक सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर हमने बाद में ऐड किया है। अगर ये डेट पूछी तो ये तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते। ठीक है। सो कंपनी का रूल रहा है जो 1857 के रिवोल्ट तक। उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये सारे एक्ट्स है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ये पे सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स होंगे। ठीक है, यहाँ से पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम देखेंगे जैसे जैसे एक्ट्स आएंगे। इसके बाद चार्टर एक्ट्स, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद काउंसिल एक्ट्स चालू हो जाते हैं ना। ये इंडियंस के लिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। काउंसिल एक्ट्स क्या करेंगे? हमारे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे गवर्नमेंट में। हम्म। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है। एक 19 मतलब 09 का, एक 1935 का एक। ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट्स इतना डेप्थ में क्वेश्चन आते नहीं है। चलो देखते हैं एक एक के ऊपर एक। ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ है? तो एक तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था तब। इसके बाद अगर हम देखें तो एक इट वाज सॉर्ट ऑफ फर्स्ट, पहली बार ट्राई किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अफेयर्स को थोड़ा रेगुलेट किया जाए। ठीक है। सेंट्रल एडमिशन का फाउंडेशन डाला गया, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, लेट द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। उसके बाद ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अपॉइंटेड वॉरेन हेस्टिंग एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इस्टेब्लिश की गई। देन सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नया क्या चीज़ किया ये ज़्यादा देखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, कोलकाता में। फिर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? हम्म, और इनको सबॉर्डिनेट बना दिया। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, इनको सबॉर्डिनेट बना दिया। ठीक है। अब देखते हैं अमेंडिंग एक्ट। ये यहाँ पे नहीं जाना, ये तो इतना कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट पे बस इंपॉर्टेंट इतना ही है कि कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो मतलब, तो एक ड्यूअल बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए लेके आए। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उनको बस बोला कि आप कमर्शियल अफेयर्स को देखो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा पावर्स बढ़ानी थी तो ये लेके आए थे। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1793 को, जॉन शोर। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है?
जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो तो एक्सटेंड कर दी वगैरह वगैरह, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं इतना कुछ इसमें, ठीक है। 1813 को अगर देखें तो लॉर्ड मिंटो थे। हम्म, तो यहाँ पे कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है वो एक्सटेंड कर दी, लेकिन एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है अ, उसको एंड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद टी ये चालू रखा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बस, ठीक है। बाकी इसमें हम्म, बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक देखो मैंडेटेड एन एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इन इंडियन एजुकेशन वगैरह, बाकी कुछ नहीं। चार्टर एक्ट 1833 को देखे तो विलियम बेंटिक तब थे, ठीक है। इन्होंने ही सती प्रथा बैन की है। राजा राम मोहन रॉय का रोल इम्पोर्टेंट था। इनको बोला जाता है फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इस एक्ट को, ठीक है। इसमें अगर देखें तो जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली बची हुई थी ना, ट्रेड विद चाइना एंड टी, वो भी खत्म कर दिया आप, ठीक है। 1833 में वो भी खत्म कर दिया। सो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वो अब बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो ट्रांसफर कर दी इनकी तरफ, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ, जो भी मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तो थी। प्रपोज्ड एंड ओपन कंपटीशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना है प्रपोज्ड, लेकिन वो एक्चुअल इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, ठीक है, तो इसमें इश्यूज आए हैं, नहीं है, बस जस्ट प्रपोज्ड, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकेलाय, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पिंक से कर रहा हूँ, ठीक है। देन चार्टर एक्ट 1853 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। लास्ट सॉर्ट ऑफ चार्टर एक्ट था ये, लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें ये सब नंबर्स वगैरह कभी नहीं आते किसी एग्जाम में, तो इसको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इट इम्प्लीमेंटेड ओपन कंपटीशन सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। मैकुलर कमेटी वाज अपॉइंटेड। सो ओपन अलोइंग ओपन कंपटीशन 1853 एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न आईसीएस जो सिस्टम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्राउन रूल, अब देखते क्राउन रूल, ठीक है। ये एक एक्ट इंपॉर्टेंट, इसको गुड गवर्नेंस एक्ट बोला जाता है। लॉर्ड कनिंग, सो पूरा एबोलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी सब रूल था यहाँ पे। अब यहाँ पे है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो अब बन गए हैं वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये याद रखना बस, ठीक है। नया क्या क्या हुआ है वही इतना इतना याद रखेंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वाला जो सा पूरा सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया, उसके जगह पे नया ऑफिस लेके आए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो ये बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवाइजरी काउंसिल स्टेब्लिश कर दी जो एडवाइस करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये होते थे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, जो यूके का जो गवर्नमेंट था उसमें से ये कैबिनेट मिनिस्टर बनते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में आए तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये काउंसिल एक्ट्स क्या करेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे गवर्नमेंट में। सो वाइसरॉय कुड नॉमिनेट इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो यही मतलब एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाएंगे। इसमें कौन कौन बने थे देखो, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सफदरजंग राव, ये 3 बने थे। अब देखो काउंसिल एक्ट्स लेके आए तो काउंसिल्स बनानी है, तो भाई रिप्रेजेंटेशन या जो लेजिस्लेशन पावर है वो तो बढ़ाना मतलब फिर से देना पड़ेगा ना, तो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थे उनको फिर से रिस्टोर कर दिया उनके जो पावर्स थे, ठीक है। जो पहले इनके पावर्स छीन लिए थे इन्होंने पहले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि कौन सा एक्ट से पावर्स छीने गए और इस एक्ट से इनको ये वापस दे दी गए। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल से स्टेब्लिश कर दी बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में एंड पंजाब में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनेबल द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस,
वैलिड अप टू 6 मंथ्स, तो अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। तो हमारे जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ रूल्स हम देखें तो इसमें भी मिलते हैं हमें, अभी भी ये ऑर्डिनेंस वाला है और 6 मंथ तक वो रहता है, ये अभी भी है। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वगैरह वगैरह, इतना कुछ अभी इसमें है नहीं। प्रोविंशियल काउंसिल इस्टेब्लिश कर दी थी, उसमें जो ऑन द गवर्नर्स एडवाइस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, स्टेट एसोसिएशन, जमींदार चेंबर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो मिंटो जो थे वो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, ठीक है। सो वॉइस रॉय थे लॉर्ड मिंटो। सो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबरशिप थी वो 16 से 60 कर दी, ठीक है। और प्रोविंशियल काउंसिल्स में दे अलाउड द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस, इंडियंस अब मेजोरिटी में रहेंगे, ठीक है। सो मेंबर्स कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, आप एक क्वेश्चन रेज करते हो, मिनिस्टर उसका रिस्पॉन्स देता है, तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपको और कुछ पूछना है, तो आप फिर से कुछ और पूछते हो, सप्लीमेंट करते हो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। लेकिन पहले ये अलाउड नहीं था, बस आप एक क्वेश्चन पूछोगे, मिनिस्टर रिस्पॉन्स देगा, भाई आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है कि आप फिर से उसको और क्वेश्चन पूछ सकते हो, थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो कॉन्वर्सेशन को। एंड प्रपोज बजट रिजोल्यूशन, तो बजट के ऊपर रिजोल्यूशन लेके आना पहले अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे ये भी अलाउड कर दिया, ठीक है। सेपरेट बजट वोटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, बट स्टिल बजट एज अ होल कुड नॉट, मतलब स्टिल कुड नॉट बी वोटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि आप पूरा पूरा बजट प्रोविंशियल, इनके इनके मतलब वो तो अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, जस्ट मतलब कुछ रिजोल्यूशन आप मूव कर सकते हो, और सेपरेट वोटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इसमें मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, मतलब लीगलाइजिंग सॉर्ट ऑफ कम्युनलिज्म, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है मिंटो को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अपॉइंटेड एज अ वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ मेंबर, तो ये भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नेम इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, ये तो हमने देखा ही, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इसमें मोंटेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वॉइस रॉय थे। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लेके आना है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके ऊपर लगभग 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन्होंने किया था। इसमें भी एक, ये जो डायरकी का था ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से है और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कौन से थे, ठीक है। सो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिवोल्यूशन के रूल्स लेके आए। उसमें जो गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब एक सॉर्ट ऑफ दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो उनके पास कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रिजर्व रखे गए, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स मतलब जो इंडियंस जो थे उनको ट्रांसफर कर दिए सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो इंडियन मिनिस्टर्स बन रहे थे हमारे प्रोविंसेस में। तो ये डायरेक्ट एट प्रोविंसेस है, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो 1935 एक्ट से क्या किया, इस डायरकी को खत्म कर दिया, और सेंट्रल लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वो कभी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया उसका। लेकिन ये दो, इन दो चीजों पे ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो डायरकी एट अ प्रोविंशियल लेवल, डायरकी मतलब क्या है, डायरकी, डुअल गवर्नेंस, ठीक है। डुअल मतलब रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है इस एक्ट से, ठीक है। नया नया क्या क्या हुआ है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पहले तो मुस्लिम्स को दिए थे बस 1909 के एक्ट से, लेकिन यहाँ पे सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एग्लो यूरोपियंस एंड यूरोपियंस, इनको ऐड कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी, सेपरेट कर दिया प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देन जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे ना, तो
उनके फंक्शंस तो कुछ कुछ एक करके उन्होंने हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया ये पोजीशन वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन अभी आज का जो यूपीएससी है 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी एक्चुअली यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, तो 100 ईयर्स इस साल कंप्लीट कर रहा है। चेंबर ऑफ प्रिंसेस इस्टेब्लिश किया था नरेंद्र मंडल जिसको बोला जाता था। ठीक है, नरेंद्र मतलब किंग को बोला जाता है नरेंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इसी में एक प्रोविजन था, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, कि इसको रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, तो वो एक्चुअली 1929 को आना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही लेके आए ये। क्यों 2 साल पहले लेके आए? तब यहाँ पे यूके में दो गवर्नमेंट्स फॉर्म, दो पार्टीज होती है, एक लेबर पार्टी होती है और एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है। सॉरी, लेबर कंजर्वेटिव, हाँ लेबर एक पार्टी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी एक होती है। तो कंजर्वेटिव वॉज अगेंस्ट इंडिया सॉर्ट ऑफ, ठीक है, तो वो तो कॉलोनियल गवर्नमेंट या उसके सारे फेवर में थे, कंजर्वेटिव नाम में ही कंजर्वेटिव है। और एक होता है लेबर पार्टी जो अभी पावर में है, अभी आज मतलब जो अभी उनके जो पीएम है लेबर पार्टी के, तो वो जो लेबर पार्टी का हमेशा से रहा है कि वो थोड़ा इंडियन कॉज को फेवर करने वाले लोग थे। तो उनको लग रहा था कि ये लेबर पार्टी पावर में आने वाली है, ऐसे उनका रिपोर्ट्स वगैरह सर्वेज जो थे, तो भाई लेबर पार्टी अगर पावर में आएगी तो वो जो कमीशन भेजेगी वो इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, इसलिए भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने पहले ही आप कमीशन भेज दिया था। ठीक है, तो एक 7 मेंबर कमीशन था ये, सर जॉन साइमन इसको चेयर कर रहे थे। ठीक है, और सारे एंटायरली ब्रिटिश लोग थे ना, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए फिर इंडियंस ने बाइकआउट कर दिया कि भाई इंडिया का आप मतलब स्टडी करने आ रहे हो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, और मतलब आप पूरा पूरा ब्रिटिशर्स भेजे है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कर दिया देखो, एबोलिशमेंट ऑफ डायर की, जो डायर के अभी हमने देखा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब्जेक्ट्स। देन एक्सपांशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, एंड मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये सब याद रखना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कम्युनल अवार्ड आया 1932 को, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, रैम से मैकडोनाल्ड तब थे। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस पहले से था। यहाँ पे क्या कर दिया, डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट को सेपरेट, तो ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस को, तो गांधी जी ने इसको अपोज किया, एरोडा जेल में थे, वो फास्ट पे चले गए, फिर पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके बीच में। सो तो इसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उसको मतलब चेंज कर दिया गया। अब देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, सीयूटीपीजी हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट ये है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। ये तीन एक्ट के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, 1909, 1919 एंड 1935। उसके पहले बस आएंगे तो वो चार्टर एक्ट 1813 या 33 में मिशनरीज कब आई, एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन कब आया, इस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो नया नया जो जो चीज़ आई है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें एम्ड टू इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन, इसके ऊपर देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। देन ये तीन तरीके से, मतलब फेडरल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसमें कॉन्करेंट, रेसिडुअल पावर जो थी वो वायसराय के पास थी, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये रेसिडुअल पावर किसके पास है? यूनियन के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रेसिडुअल पावर मतलब क्या होता है कि इन तीनों लिस्ट जो बनी हुई है ना, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, अभी फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इन तीनों लिस्ट के बाहर का कुछ सब्जेक्ट है। जैसे अगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 से 1949 के बीच में, तब ये स्पेस वगैरह तो कुछ था नहीं, तब एआई नहीं था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, तब मतलब जो अब ये सब चीज़ें बाद में आई, तो इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा जो लिस्ट में नहीं है? उसके ऊपर लॉ बनाएगा अभी यूनियन, तब कौन बनाएगा? वॉइस रॉय। ठीक है, तो रेसिडुअल पावर्स वाज विथ वॉइस रॉय। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायर केट सेंटर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ये बस इन्होंने प्रपोज किया था, इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इस्टेब्लिश्ड बाय कैमलरिज्म इन 6 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगर आप देखोगे दो दो हाउस, तो अभी भी यही लगभग चल रहा है, तो अभी भी महाराष्ट्र में 2 हाउसेस है, बिहार में 2 हाउसेस है,
बंगाल में उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था सॉर्ट ऑफ कि हमें नहीं चाहिए सेकंड हाउस, अब वो फिर से मांग रहे, लेकिन अब यूनियन उसको इतना ज़्यादा ये कर नहीं रहा। ठीक है, यूपी में अभी भी 2 हाउसेस है। तो अभी भी आई थिंक 6 स्टेट्स में 2 2 हाउसेस है, आपको देखना है कौन से हाउसेस में। और सारे अगर स्टेट्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है इस्टेब्लिश्ड फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। Then introduced safeguards for minority interest and established a Federal Railway Authority. तो फेडरल रेलवे अथॉरिटी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यहाँ से पार्टीशन हुआ है, तो लॉर्ड माउंटबेटन तब थे। ठीक है, इसमें कुछ डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दिया, एक इंडिया एक पाकिस्तान। राइट टू एग्जिट फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, हमने तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में ही रहने का ट्राई किया, मतलब डिसाइड किया। जो वॉइस का पोजीशन था वो एबोलिश हो गया। ठीक है, अब एंड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो लॉर्ड माउंटबेटन कंटिन्यू रहे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, यही है। ठीक है, क्योंकि हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ही कंटिन्यू रहो कुछ टाइम के लिए। इनका रोल बहुत बड़ा था हमारे इंडियन यूनिफिकेशन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, मेनन, इनके साथ इनका भी रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, जो प्रिंसेस को कन्विंस करना इनके कारण जो पॉसिबल हुआ है। सो फर्स्ट कैबिनेट अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू वो वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट एक्सेट्रा, राजेंद्र प्रसाद फूड एग्रीकल्चर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन, जॉन मथाई रेलवे ट्रांसपोर्ट, आर के शनमुगम चेट्टी फाइनेंस, बी आर अम्बेडकर लॉ। ठीक है, देन जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, सी एच भाभा कॉमर्स, रफी अहमद किडवाई कम्युनिकेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। ठीक है, डीएनवी गाडगिल वर्क माइंस पावर एक्सेट्रा। तो ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब देखते हैं। इसको बहुत अच्छे से एक्चुअली रिवाइज किया हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि आप फिर से इसमें ज़्यादा डेप में जाए। मैंने एक वीडियो डाला गया है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपके चैनल पे। ठीक है, लेकिन तो भी चलो ऊपर ऊपर से देखते बस। सो ऑर्डिनेंस क्या होता है? लॉ होता है जो मतलब जिसको जिसके ऊपर मतलब आप तीनों स्टेज से जाता है, दोनों हाउस से पास होता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, ये लॉ है। ठीक है, और ऑर्डिनेंस क्या है कि हाउस में नहीं गया है, कोई इमरजेंसी आ गई, हाउस सेशन में नहीं है, दोनों में से कोई भी अगर एक, दोनों भी हाउस सेशन में नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस आ सकता है। कोई एक हाउस भी अगर सेशन में नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस आ सकता है, क्योंकि लॉ बनने के लिए दोनों हाउस का परमिशन चाहिए ना, दोनों हाउस से पास होना चाहिए उसको। लेकिन एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस आ सकता है। वो 6 मंथ एंड 6 वीक्स मैक्स रह सकता है। ठीक है, 6 मंथ तक रहना है, और फिर जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा तो विद इन 6 वीक्स उसको पास कराना है। तो इस तरीके से। और और क्या देखें तो इट इज सेम लाइक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस का पूरा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसा ही पूरा पावर रहता है, जैसा लॉ है वैसा ही ऑर्डिनेंस है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। जस्ट दो चीज़ें हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस से, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया ऑर्डिनेंस लेके आगे। ठीक है, और उसका रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जैसे रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकता है, वैसे ऑर्डिनेंस भी रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकता है। बस दो, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करा सकता है ऑर्डिनेंस से। ठीक है, तो ये बस इंपॉर्टेंट रखना है, कैन नॉट बी यूज टू एवरेज और वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप ऑर्डिनेंस से नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका सेम फोर्स होता है, सेम लाइक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो गवर्नर लेके आता है, कौन सा आर्टिकल आपको बताना है मुझे, कि गवर्नर लेके आता है और प्रेसिडेंट लेके आता है ऑर्डिनेंस, उनके आर्टिकल्स आप बता दो मुझे कौन से दोनों के। यहाँ पे इतना डेप में अभी नहीं जाते हैं। रूल ऑफ लॉ, एविडाइसी, ये आता रहता है। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ लॉ जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सॉर्ट ऑफ हमने ये लिया है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब चेक लगना है, आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बार बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता रहता है।
So constitutionalism ensures that government operates within set rules, promoting fairness and accountability. So प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि जो भी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी पर्पस है कि नेचर कैसा हो, गवर्नमेंट कैसा हो, किसके पास क्या पावर्स हो, तो एक फंडामेंटल लॉ बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को. इट आउटलाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. ठीक है, इस तरीके से. एंड लेजिस्लेचर मेक्स लॉज इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट्स एंड डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो लिमिटेड गवर्नमेंट, कंस्ट्रेंड गवर्नमेंट, या इस तरीके के वर्ड्स बस याद रखो आप. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब जरूरी नहीं ना कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है. दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है नॉर्थ कोरिया में भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है चाइना में भी हो, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? नहीं. तो इस तरीके से थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है ना कोई डिक्टेटर का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो. ठीक है. रिटर्न अनरिटर्न, रिटर्न कौन से मतलब रिटर्न मतलब एक ही डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी, उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटर्न मतलब ऐसे कोई एक साथ बैठ के पूरा लिखा गया नहीं है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है. फ्लेक्सिबल मतलब इजीली चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन, सुप्रीम. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट वहाँ का जो है, उनके पास जुडिशियल रिव्यू है नहीं यूनाइटेड किंगडम में. लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल हार्डली कुछ 13 या कुछ इतने अमेंडमेंट्स ही हो पाई है. आई थिंक, मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा एक्चुअली कितना नंबर अभी चला गया है, लेकिन आई थिंक 20-25 के नीचे ही है. ठीक है. लेकिन हमारे यहाँ पे देखो मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, लेकिन तो भी इतनी भी नहीं कि हमारा आ जाता है एक्चुअली, बीच में आ जाता है इन दोनों के बीच में. फ्लेक्सिबल भी नहीं है और पूरा पूरा रिजिड भी नहीं है. मतलब कुछ कुछ इश्यूज में रिजिड है, अगर आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने हैं, और कुछ कुछ इश्यूज में बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जैसे कि स्टेट के बाउंड्रीज को डिमार्केट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, नेम चेंजेस करने हैं, कुछ कुछ और इश्यूज में. तो हमारा एक थॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ बैलेंस है. ठीक है. सो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो दो तरीके के में डिवाइड कर रहा है ना, प्रोविंस और सेंट्रल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ऊपर सेंट्रल लेवल पे. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, सेंट्रल के पास ही कुछ ज़्यादा सारा पावर है, कोई ऐसे रीजनल वगैरह कुछ है नहीं. तो यूनाइटेड किंगडम में है यूनिटरी. ठीक है. उसके बाद प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रेसिडेंट का पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे ट्रंप है अभी. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट का पावर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यूके हो, इंडिया हो. मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जहाँ पे मोनार्क का रोल है, जैसे अभी भी यूके, स्वीडन, इन सब कंट्रीज में. रिपब्लिकन मतलब हेड जो है ना, कंट्री का हेड जो है वो लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, या लोगों में से है, ऐसा कोई किसी एक फैमिली को नहीं दिया गया है ये पोजीशन. तो जैसे इंडिया हो, यूएस हो, फ्रांस हो, यहाँ पे सब रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे हम. थियोक्रेटिक मतलब किसी एक रिलीजन को ज़्यादा है, मतलब रिलीजियस लॉज को प्रिपेयर करने वाला, ईरान. ठीक है. सेक्युलर मतलब कोई एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करेगा, स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं रहेगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आएगा, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आएगा, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आएगा. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन अगर देखें तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इम्प्लिसिट इन द डिमांड ऑफ हिंस स्वराज 1906. ठीक है. देन सबसे पहले डिमांड ये रेज की है यमन रॉय ने, इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है आपके एग्जाम में. ठीक है. उसके बाद 1935 को कांग्रेस ने इसको सॉर्ट ऑफ ऑफिशियली डिमांड किया. देन ऑगस्ट ऑपर आया है. ऑगस्ट ऑपर में डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल. ठीक है. देन क्रिप्स मशन ने भी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया था. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से इस ये एक्चुअली मेन बेस है, क्योंकि इसके बाद तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी इस्टेब्लिश होगी. सो ये पूरा इट पुट फॉर द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है. सो कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एम एन रॉय इंपॉर्टेंट है. ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती. ठीक है. और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन नवंबर 1946 को. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. सो इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है. राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट. सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे, वो टेम्पररी चेयरमैन बने थे. उनका रोल बस ये था कि भाई वोटिंग कराना है और राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कराना है. अभी भी ये प्रोटेम स्पीकर होता है. ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी एंड टी कृष्णमाचारी. देन ये 13 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाला डेट. ठीक है. जवाहरलाल नेहरू इन्होंने प्रपोज किया था. देन 22 जनवरी 1947 ऑब्जर्वेशन रेजोल्यूशन पास हुआ. यही आज का हमारा प्रेम्बल बना हुआ है. ठीक है. देन 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया. 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर इस्टेब्लिश्ड, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान
मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर किया गया ना पावर यहाँ पे हमारा। तो हमने यहाँ पे कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। ठीक है। सो 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। अभी आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो इसके अराउंड क्वेश्चन, इस डेट का अराउंड क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने इलेक्ट कर दिया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फाइनल सेशन हुआ इस दिन, इस टाइम पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और उसके बाद भी वो कंटिन्यू करती रही एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है। सो 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू एग्जिस्टेंस, रिपब्लिक बन गया। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, पीपल्स विल एज अ सोर्स ऑफ पावर, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इंडिया टू बी ए सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो पीस, वेलबींग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें थी उसमें। तो ये एक्चुअली सेट करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, हम 3 साल क्या काम करना है हमें, ये एम्स को फुलफिल करने के लिए हमें चीज़ें बनानी है, प्रोविजंस लेके आनी है। ठीक है। तो इसलिए इसको फंडामेंटल है, सॉर्ट ऑफ, ये बहुत बड़ी फिलोसफी है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अराउंड बना हुआ है। ठीक है। सो जो हमारी जो प्रियम्बल है, इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ओनली। सो कुछ कुछ ये सबसे इम्पोर्टेंट एक इसमें देखते हैं अब क्या क्या है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट कर दी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। टोटल मेंबर्स जो थे 389 थे, लेकिन जब उसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से, 93 प्रिंसली स्टेट से। ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया के जो है उसमें अब इतना डेप में नहीं जाते, फिगर्स नहीं आने वाले आपके एग्जाम में। सारे सारे रिलीजन्स, SC ST और सारे बाकी के सारे रिलीजन्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें था। वुमेन भी थी। ठीक है। सीट अलोकेशन जो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे था, अराउंड 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे एक मेंबर। ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग था, और पूरा उसको मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स में डिवाइड किया गया था। वोटिंग मेथड जो था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इलेक्ट किया हुआ था, इसलिए उसको पार्टली इलेक्टेड बोलेंगे। पार्टली नॉमिनेटेड मतलब जो प्रिंस थे उन्होंने नॉमिनेट किया था अपने मेंबर्स को। ठीक है। और जो इलेक्टेड थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है। सो महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर। ठीक है। सो टोटल सेशंस हुए 11। आपके एग्जाम में ये आया था। ठीक है। 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज, आई थिंक CET PG में आया था ये। ठीक है। An elephant adopted as a seal, as a symbol of the Constituent Assembly। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चेंजेस क्या कर दिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से, सॉवरेन बॉडी बना दिया उसको कि भाई वो खुद तय करेगी जो भी है, अब ब्रिटिश का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें। ठीक है। डुअल फंक्शन था, लेजिस्लेटिव बॉडी, वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम करती थी तब। ठीक है। तो तब जीवी मावलंकर, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था ना, वो इन इफेक्ट 1950 में आया है। तो भाई तब तक तो कंट्री चलानी है, तो लॉज चाहिए, तो कुछ चेंजेस करने पड़े, या जो एग्जिस्टिंग लॉज है 1935 का एक्ट है उसके पहले के जो लॉज एग्जिस्टेंट, IPC है या बहुत सारे अदर लॉज है, तो जीवी मावलंकर उसको चेयर करते थे एज अ स्पीकर। एंड जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह बैठते थे, राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर कर देते। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में अभी। ठीक है। जीवी मावलंकर के ऊपर। सो फर्स्ट पार्लियामेंट, मतलब फर्स्ट पार्लियामेंट बनी वो इंडिया की। एंड मेंबरशिप जो थी वो रिड्यूस हो गई टू 299, क्योंकि मुस्लिम लीग्स के जो मेंबर्स थे वो तो चले गए, मतलब उन्होंने तो बाइकआउट भी कर दिया था और वो बाद में फिर चले गए। ठीक है। सो BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे, फर्स्ट इलेक्टेड थे, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद फाइनल प्रेसिडेंट बन गए। HC मुखर्जी, VT कृष्णाचारी वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है। HVR अयंगार जो थे वो सेक्रेटरी थे। इनके ऊपर अभी तक शायद क्वेश्चन नहीं आया है, BN राव के ऊपर आता रहता है। HC मुखर्जी थे जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। नंदलाल बोस उन्होंने पूरा डेकोरेट किया, वो एक गांधीयन थे, आर्टिस्ट थे शांति निकेतन में। ठीक है। एंड हिंदी की जो कैलियोग्राफी है वो पूरी वसंत कृष्णन वैद्य इन्होंने की है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन देखें तो 15 वुमेन थी, लेटर इंक्रीज बाय 2। सो उसमें
इंपॉर्टेंट नाम बस आप याद रखिए। सिग्नेचर, जब सिग्नेचर करने की टाइम है तो तब 11 ही बस बची थी, ठीक है, क्योंकि बाकी का हो सकता है। अब सरोजन नायडू वगैरह ये सब जो थी वो बाहर चली गई, क्योंकि वो यूएस की तब हमारी वहाँ पे एम्बेसडर वगैरह ये सब हाई कमिश्नर वगैरह बन के चले गए थे। तो कौन कौन थे? जी दुर्गाबाई, इंपॉर्टेंट नाम बस याद रखो, आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। अमूल स्वामीनाथन, अमृत कौर, दाक्षायणी वेलुनाथन, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। मैं बस हंसा मेहता, ठीक है, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, कमला चौधरी एंड एनी मैस्करीन, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है हैंड टाइप्ड है, मतलब लिखा हुआ है हाथ से, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने। तो मेजर कमिटीज देखे तो आपके एग्जाम में ये आता रहता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी 2021 सीटीपीजी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो जो कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी उसके भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसके मेंबर्स में नहीं जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो थे रूल्स कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, ये दो कमिटीज थे, ठीक है। सरदार पटेल जो थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। तो इसके भी सब कमिटीज ये सब अब इतने डेप में नहीं जाएंगे कि हर एक सब कमेटी का चेयर कौन था, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पे थोड़ा डेप में जाते हैं, सारे 7 मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगार जो थे वो मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, ठीक है, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन माधव राव थे, टी टी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। सो फर्स्ट ड्राफ्ट जो हुआ है वो फरवरी 1948 को, फिर सेकेंड ड्राफ्ट और टोटल मीटिंग्स 141 हुई है उनकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना डेप में नहीं जाते, ठीक है। तो माइनर कमिटीज में देखो, राजेंद्र प्रसाद जो थे फाइनेंस स्टाफ कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो नहीं। पट्टाभी सीतारामैया के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, हाउस कमेटी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कमेटी। नलिनी रंजन सरकार, शी वॉज नॉट अ मेंबर, लेकिन फाइनेंशियल प्रोविजंस कमेटी ये थी। एस के धर, लैंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, जो पहला हमारा लैंग्विस्टिक प्रोविंस का कमीशन है। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उषा नाथ सेन प्रेस गैलरी कमेटी, नहीं इतना। हाँ, यशवंतचारिक देखो, सिटीजन्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। के एम मुंशी थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जी वी मावलंकर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी, इतना नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रोविजंस थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होकर बन गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही आ गई थी इन एक्ट, ठीक है। और कुछ कुछ मतलब उस टाइम पे जो एनफोर्समेंट हुआ है वो नवंबर 26 1949 को, जो सिटीजनशिप रिलेटेड सारे प्रोविजंस है ना, 5 6 7 8 9 11, सॉरी 5 6 7 8 9, और बाद में फिर कुछ कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड या 324 में इलेक्शन से रिलेटेड, तो ये कुछ प्रोविजंस जो थे वो उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। और जो मेजर पार्ट है वो जनवरी 26 1950 को आया है, ठीक है। सो जनवरी 26 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड लाहौर में। ये हमने किया था उस टाइम पे, हमने पूरा शपथ लिया था कि पूर्ण स्वराज जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं रुकेंगे वगैरह, तो इसी डे को याद रखने के लिए जनवरी 26 हमने चूज किया, ठीक है। उसके बाद तो ये सोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है आपके एग्जाम में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमने फेडरल स्कीम ली है, ठीक है। गवर्नर का ऑफिस लिया है, जुडिशरी के सारे प्रोविजंस मोस्टली यही से लिए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोविजंस यही से लिए हैं, इमरजेंसी के प्रोविजंस भी यही से लिए हैं, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स सारे जो है यही से लिए हैं। तो यहाँ पे फेडरल स्कीम के ऊपर पूछेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। गवर्नर का ऑफिस, देन ब्रिटिशर्स से हमने क्या क्या लिया, एक तो रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का पूरा मॉडल रूल ऑफ लॉ, हमारे जो सिंगल सिटीजनशिप है यही से लिए है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म यही से लिया है, प्रेरोगेटिव जो रिट्स होते हैं वो भी यही से लिए हैं। यूएस से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट के जो सारे प्रोविजंस है, जुडिशियल रिव्यू,
जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस जो अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाई कोर्ट के कुछ कुछ जजेस के अगेंस्ट मोशंस पेंडिंग में है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यहीं से लिया है, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपीज इलेक्शन मेथड जो है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा, ये जो मेथड है, और जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, तो ये भी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है, तो ये भी है इसलिए है। डीपीएसपी ये इसलिए बार बार पूछते रहते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और जो रेसिडेंट पावर्स होते हैं ना सेंटर के पास, ये भी इन्हीं से लिए है। जो स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करने का जो मेथड है वो भी इन्हीं से लिया है। और जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी यहीं से लिया है। ये अभी एक्सरसाइज किया है रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सिटिंग का जो भी प्रोविजन है वो यहीं से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स यहीं से लिया है, तो जॉइंट सिटिंग एंड कॉन्करेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मनी जो पहले वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से हमने जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये लिया है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक प्रेम्बल एक्सेट्रा, ये सब लिया है। फ्रेंच से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिया है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया है हमने। और जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यहाँ से तो नॉमिनेशन लिया था आयरिश मेंबर से, ठीक है, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानीज से लिया है द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और रूल ऑफ लॉ लिया था ब्रिटिश से, ठीक है। देन अब देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, एक तो लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल पर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल था तब, ठीक है। अभी करंटली क्या है, 470 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, और पार्ट्स जो है 25 पार्ट्स, ठीक है, तो ये याद रखो बस। डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ों से बोरो किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हो गया, वहाँ से स्ट्रक्चरल पार्ट बोरो किया है। फिलोसॉफिकल पार्ट डीपीएसपी जो है अमेरिकन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। पॉलिटिकल पार्ट जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। स्ट्रक्चरल पार्ट 1935 के एक्ट से बोरो किया है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, तो फेडरल प्रोविजंस क्या क्या है, टू गवर्नमेंट्स, रीजनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, डिवीजन ऑफ पावर्स जो होता है, मतलब कोई किसी के सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है ना, दोनों की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। बायकैमरलिज्म मतलब सेंट्रल लेवल पे जो राज्यसभा है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, नॉट अ पार्लियामेंट है जुडिशरी, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स भी है कुछ कुछ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होती है इमरजेंसी के टाइम हो, सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में डबल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी, यूएस में ऐसे नहीं है, स्टेट लेवल पे अलग जुडिशरी है, फेडरल लेवल पे अलग जुडिशरी है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, ठीक है, तो ये सब यूनिटरी बना देते हैं हमारे इसको। देन रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों भी है, मतलब ब्लेंड ऑफ रिजिड, मतलब यूएसए का रिजिड है और यूके का फ्लेक्सिबल, दोनों का ब्लेंड है हमारे यहाँ पे। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया था। एग्जीक्यूटिव्स आर अकाउंटेबल इन टू द पार्लियामेंट, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो इन दोनों का बीच में सॉर्ट ऑफ सिंथेसिस है। देन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स दैट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन प्रमोट करता है, डीपीएसपीज। डीपीएसपीज कौन से पार्ट में, पार्ट 4, यह आया था आपके एग्जाम में, ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 के बीच में। सो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका हर एक आर्टिकल भी पता होना चाहिए, ठीक है, बाद में देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आएगा। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। सो ये पूरा एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो पूरा डीपीएसपीज है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, ये बार बार हर एक एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये मेरा डीपीएसपी, ये मेरा राइट पूरा नहीं हुआ। जैसे कि सपोज आप वहाँ पे बहुत सारी जो आपके राइट्स दिए हुए हैं कि
किसी डिस्ट्रेस के टाइम में स्टेट ने सपोर्ट करना चाहिए, कुछ ऐसे असिस्टेंस देना चाहिए, आप नहीं मिला तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो अंडर 32 एंड 226। तो सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ऐसे तीन तरीके का डिवाइड किया जा सकता है इसमें, जो भी सारे डीपीएसपीज है इसमें। इसमें अब तक अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट से हम 11 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आए, ठीक है। आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी नॉन जस्टिसेबल है, जो सोरेन सिंह कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन पे आई है, ठीक है। तो हमारा एक सेक्युलर स्टेट है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से वर्ड हमने सेक्युलर डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम तब सेक्युलर बन गए। बहुत अब क्या है ना कि अलग तरीके का डिस्कोर्स है भाई पब्लिक में, मतलब तब हम सेक्युलर बने, सेक्युलर तो था नहीं वर्ड। अरे सेक्युलर वर्ड नहीं था, लेकिन सेक्युलर प्रोविजंस तो थे, मतलब ये सब आर्टिकल्स तभी ना, थोड़ी ना तब डाले हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगा, आर्टिकल 15 बोलता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 25 से लेके 30 तक ये सारा रिलीजियस मतलब फ्रीडम देता है। 25 26 स्टेट का कोई रिलीजन वगैरह नहीं होगा, ये सब मतलब ये सब क्या है, ये तो पहले से भी था ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब 44 में। ये तो पहले से ही था, ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडिया को सेक्युलर बनाते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि सेक्युलर वर्ड डाल दिया तब से हम सेक्युलर बने। तो ये सब ना पता नहीं, बस इलेक्शन के लिए होता है ये सब, हंगामा मचाने के लिए। एक्चुअली तो मतलब ये लोग इतने, मुझे लगता नहीं मतलब कि इतना अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं ये सब लोग, ठीक है। या जानते भी होंगे तो जानबूझ के बस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हंगामा मचा रहे। देन यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, वोटिंग एज लोवर्ड, ये आता रहता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1899 को 1889 को हमने चेंज कर दिया, मतलब 21 से 18 कर दिया वोटिंग एज। सिंगल सिटीजनशिप होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंट बॉडीज है कुछ कुछ, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है 356, उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, 365। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है 360। थ्री टियर गवर्नमेंट लेके आए हम, आर्टिकल 40 में तो पहले से ही था, उसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज और 74th अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनसिपैलिटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 1970, सॉरी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है। और उसको हमने फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इस्टेब्लिश करने का अधिकार, ठीक है। प्रमोशन ऑफ न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी 43B में। तो ये जो 97th हुआ है उससे फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया है, डीपीएसपीज में भी डाल दिया है 43B में, ठीक है। और नया पार्ट भी ऐड कर दिया, पार्ट 9B। तो पार्ट 9 पंचायत है, ठीक है, शायद, हाँ। हाँ, पार्ट 9 पंचायत है, और 9A शायद आपका म्यूनसिपालिटीज वगैरह है, और 9B जो है वो ये है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। सो क्या क्या क्रिटिसाइज किया जाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी और 1935 एक्ट है, एलिफेंटाइज साइज मतलब बहुत बड़ा है, और पैराडाइज ऑफ लॉयर्स मतलब लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है कि बस लॉयर्स को ही समझ आएगा। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म किया जाता है, इसके अगेंस्ट भी हम सब आर्ग्यूमेंट से, बोरोड है लेकिन इसमें बुरा क्या है, और जो चीज़ें बोरो की गई वो हमारे हिसाब से हमने मोल्ड करके बोरो की है, ठीक है। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट ये भी बोला जाता है, लेकिन मतलब वो इतना कॉम्प्रहेंसिव था ही, मतलब 1935 का एक्ट, और ज़रूरी भी था, लेकिन उसके बियॉन्ड भी हम गए हैं, इसमें बहुत चेंजेस भी हमने किए हैं। एलिफेंटाइज साइज इसलिए है क्योंकि भाई अगर बहुत ही छोटा हो तो वो वेग हो जाएगा, या मतलब इसको मतलब इसलिए प्रिसाइज चाहिए, बहुत जितना ज़्यादा अच्छे से लिखा होगा उतना ज़्यादा पावर्स लिमिटेड रहेंगी गवर्नमेंट की। और पैराडाइज लॉयर्स ये तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो है लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि लॉयर्स का डोमिनेंस था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सारे लॉयर्स थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हो, या ये सारे जो बी आर अम्बेडकर जी हो, ये सारे, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो है लैंग्वेज, ठीक है। तो अब पार्ट्स पूछते हैं आपके एग्जाम में। अब देखो ये पहले 7 तो इजी है याद रखना, क्योंकि आपके यम लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स भी पहले 7 ऐसी है ना, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एंड स्टेट। ये इजी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा आप गलत भी नहीं होते हो, ठीक है। और स्टार्ट भी ऐसे होते हैं ना, पहले एज यूनियन देखेंगे, फिर यूनियन टेरिटरीज क्या है भाई, हमें तो हमारी सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम सिटीजन बनेंगे तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे तो फिर स्टेट की ड्यूटीज होंगी, कुछ डीपीएसपीज होंगी, ठीक है। फिर हमें भी कुछ निभाना पड़ेगा कर्तव्य अपना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी। फिर उसके बाद यूनियन आएगा और स्टेट के सारे प्रोविजंस आएंगे। तो
इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स भी ऐसे ही है क्रोनोलॉजी आपके लक्ष्मीकांत में, तो यहाँ से ये आप याद रख लोगे। उसके बाद आ जाता है, ये तो इसको हटा दिया है, ठीक है, तो 7 को हटा दिया है, तो ये तो छोड़ दो, इसको तो भूल जाओ, ठीक है। अब देखो 8 में मतलब यूनियन टेरिटरीज हमारे यहाँ पे अभी 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो 8 से आप 8 जो है यूनियन टेरिटरी का रख सकते हो। और उसके बाद 9 से पंचायत, देन 9A से म्यूनसिपालिटीज, 9B से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और 10 से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखो ये सारे एरियाज है, यूनियन गया, यूनियन से फिर स्टेट में आ गए, स्टेट से यूटी में आ गए, यूटी से पंचायत में आ गए, पंचायत से म्यूनसिपालिटी में आ गए, म्यूनसिपालिटी से कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से चले गए। तो ये सारे एरियाज जो है ना वो बैक टू बैक आ रहे हैं सारे, ठीक है। और इस तरीके से, और जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है ये 10 नंबर, ठीक है, तो इसको ऐसे इस तरीके से थोड़ा बहुत याद रखना है। उसके बाद 11 जो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होगा, आर्टिकल 245 से सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है, फाइनेंशियल प्रोविजंस है, कैसे कैसे रहेंगी, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा रहेगा, ये सब यहाँ पे आता है, ठीक है। ये आपका 246 जो शेड्यूल है ना, जो पूरा तीनों लिस्ट है, देखो आपकी यूनियन और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी सारा यहीं से आता है, तो 11 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट से सब 12 में आता है, फाइनेंस वगैरह। 13 में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एक्सेट्रा विद इन टेरिटरी आता है। 14 इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, तो यहाँ पे आपका यूपीएससी वगैरह ये सब 14 में आता है, ठीक है, एसपीएससी, यूपीएससी ये सब। देन 14A जो है वो ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, 323 और 323B, ठीक है। 323A में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, और अदर ट्रिब्यूनल्स 323B में है। देन इंपॉर्टेंट है 15 इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब प्रोविजंस 324 से 329A के बीच में। देन स्पेशल प्रोविजंस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑफिशियल लैंग्वेजेस 17, तो हमारी इंडियन करेंसी पे अगर आप देखोगे तो ऐसे याद रखो 17 लैंग्वेजेस होती है, तो 17, ठीक है। देन इमरजेंसी प्रोविजंस 18 पे है, ठीक है, 352 ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आ गया था यूपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो मतलब किसी भी प्रोविजंस को, तो 368 आर्टिकल। देन टेम्पररी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजंस, ये सब, और फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इतने एटलीस्ट जो हाईलाइट किए वो सब देख लो, और ये स्टार्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट है, पहले 10 तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शेड्यूल्स देखें तो फर्स्ट शेड्यूल, इसमें कौन से स्टेट्स है, यूटी कौन से है, उसकी बॉर्डर क्या रहेगी, ये सब रहता है, तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे यहाँ पे, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में ये सब है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल ना, आप कोई भी जॉब करने जाते हो तो पहले मतलब क्या करते हो, आप डिसाइड करोगे ना भाई मुझे सैलरी कितनी चाहिए, मुझे पर्क्स क्या चाहिए, तो यही देख के तो जॉब पे जाते हो, तो वैसे ही पहले सब एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरीज, प्रिविलेजेस, ये सब आप करोगे, ठीक है, पहले। और इसमें किसकी किसकी, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, तो वो लोकसभा में भी आएंगे, और स्टेट में भी तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं दोनों भी। देन चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ये राज्यसभा में भी होते हैं, और अगर किसी स्टेट में ड्यूअल असेंबली हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल हो, तो उसमें भी होते हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जजेस होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस और हाई कोर्ट के भी जजेस। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इन सब के सैलरीज, इमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस, ये सब यहाँ पे आता है, ठीक है। अब भाई सैलरीज वगैरह देख के ही तो आप जॉब पे जाओगे, अब जब जॉब पे जाओगे तो शपथ विपथ लेनी पड़ेगी, साइन करना पड़ेगा, कुछ अफर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन करना पड़ेगा, तो ये सब यहाँ पे आता है। तो कौन कौन लेता है शपथ, एक तो यूनियन एंड स्टेट का मिनिस्टर लेता है, कैंडिडेट्स भी लेते हैं, जब आप इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे रहते हो, जहाँ पे फॉर्म सबमिट करने जाते हो ऊपर ना, पार्लियामेंट के इलेक्शन का हो या स्टेट के इलेक्शन का हो, तो आप वहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके सामने आप शपथ लेते हो, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी जब इलेक्ट करके चले जाते हैं तो आपने देखा ही है कि हाउस में शपथ लेते हैं, जजेस भी शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट के सामने, हाई कोर्ट्स के जजेस गवर्नर के सामने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी शपथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने, तो ये सब लोग शपथ लेते हैं। अब यहाँ पे याद रखो शपथ कौन कौन इसकी किस में नहीं है, अब देखो स्पीकर कभी भी शपथ नहीं लेता, ठीक है, जब वो हाउस को चेयर करने जाता है तो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, ये सब लोग शपथ नहीं लेते, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट गवर्नर का शपथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इनका शपथ अलग से दिया हुआ है, उनके उनके अलग से आर्टिकल है, जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, ठीक है। तो
इनके ही बस याद रखो, ठीक है। किसका नहीं है ये मैंने बता दिया। इसमें बस यूपीएससी वगैरह भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों भी जगह पे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा का सीट एलोकेशन, यहाँ पे है सारा कि कौन से स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी वगैरह ये सब, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में है शेड्यूल एरियाज इन सर्टन स्टेट, तो लगभग 10 स्टेट्स है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कराया था, मैंने वीडियोस में कौन से 10 स्टेट्स है, और सारे स्टेट्स एक दूसरे से लगे हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो, नीचे कर्नाटक है, ऊपर गुजरात है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो तो ये सब 10 स्टेट्स अलग अलग है। देन सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट्स है यात्रे में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो, आसाम, मेघालय, एटीएमएम भी याद रख सकते हो, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स तो वही अत्रे में याद रखोगे तो इजी हो जाएगा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। अभी लद्दाख भी डिमांड कर रहा है सिक्स शेड्यूल की। सेवन शेड्यूल में तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद एट शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आता रहता है, लास्ट ईयर भी आया था, 2024 में भी यूपीएससी में आया था, ठीक है। तो सिंधी जो है वो 1967 को 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज जो है इसको शॉर्ट फॉर्म्स बना के याद रखो, ठीक है। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 को ऐड कर दी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो है वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 को ऐड कर दी है। और ओडिया जो है वो उसको रीनेम कर दिया ओडिया 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। तो ये सब याद रखना है, यूपीएससी में 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका था। बाकी की कुछ लैंग्वेज है, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखो, ठीक है। इंग्लिश भी नहीं है, और शायद हाँ इंग्लिश नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि इंग्लिश भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नाइन्थ शेड्यूल की तरफ। अब नाइन्थ शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 31 बी में है, ये इसका एक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जवाहरलाल नेहरू तब प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ये आर्टिकल आया है, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स को करने के लिए जो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था ना, तब लैंड क्या था, तब फंडामेंटल राइट था, तो बहुत मुश्किल था चीज़ लैंड रिफॉर्म्स लेके आना, या लैंड स्टेट की तरफ लैंड लेके जाना, तो इसलिए ये लेके आए थे, ठीक है। और आयर कोहेल्लो केस जो था, आई थिंक 2007 का ये केस है, तो तब तक मतलब ये आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू था, लेकिन इस केस ने बता दिया कि नहीं भाई, अब इसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू होगा, हम देखेंगे। और ये अप्रैल 24 1973 जो केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट इस डेट पे आया है, तो इसके पहले जो है नाइन शेड्यूल में वो रहेगा, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी ऐड हुआ है ना नाइन शेड्यूल में, दैट इज नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। देन 10 शेड्यूल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं ना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से लेके आए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 11 शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए, 29 फंक्शंस है इसमें, ठीक है। वो 29 फंक्शंस मैंने जो वीडियो डाला था उसमें सारे फंक्शंस कराए हुए हैं मैंने, कौन से 29 फंक्शंस है, ठीक है। और 12 शेड्यूल में क्या है, 74th अमेंडमेंट एक्ट, 18 फंक्शंस है यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज को, इसको याद कैसे रखना है, देखो इसके एक्ट्स को। तो 11 शेड्यूल क्या है, गांव में ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत से जी, तो आर्टिकल 243 जी, ग्राम पंचायत से देखो, ग्राम सभा से देखो, या गांव से देखो जी। और शहर में क्या होता है, सिटीज में क्या होते हैं, वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स। तो 243 डब्ल्यू यानी डब्ल्यू से वार्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सो अमेंडमेंट का जो पूरा है वो पार्ट 20 आर्टिकल 368 में है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। नाइदर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, ये भी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। देन पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कांट अमेंड दोज प्रोविजंस विच आर बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में हो गया था, ठीक है। सो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स बताते हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है टाइम टू टाइम, ठीक है, वो लिस्ट ऐड होती रहती है। सो आर्टिकल 368 भी अब तक लगभग 2 बार अमेंड हुआ चुका है, एक 24 एंड 42nd में अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसका प्रोविजन कैसे होता है कि कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी प्राइवेट मेंबर भी हो, आप जैसे कि प्राइवेट मेंबर मतलब
अब आप समझोगे कि भाई कोई ऑपोजिशन का मेंबर नहीं, प्राइवेट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स है ना, उसको बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर। मतलब दो ही डिस्टिंक्शन होते हैं, एक मिनिस्टर जो कैबिनेट या स्टेट ऑफ मिनिस्टर हो, और दूसरा होता है मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, वो प्राइवेट मेंबर। जैसे आप शशि थरूर, वो बोले, उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर। कोई बीजेपी का भी मेंबर है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, उसको भी बोलेंगे हम प्राइवेट मेंबर, ठीक है। तो कोई भी लेके आ सकता है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल कोई भी लेके आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बस मिनिस्टर लेके आएगा। लेकिन वो पास नहीं होता कभी, मतलब हार्डली, मतलब क्योंकि एट दिन गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए चाहिए। प्रेसिडेंट की कोई प्रायर परमिशन नहीं लगती है, जैसे मनी बिल में लगती है, जैसे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का बिल है उसमें लगती है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं लगती है। मेजोरिटी जो है, स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी ही लगेगी, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है। और बोथ हाउसेस मस्ट पास इट सेपरेटली, जॉइंट सीटिंग नहीं होगा है। किसी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पे राज्यसभा की पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज अगर देखें तो सिंपल मेजोरिटी है, जो मतलब 368 में नहीं आता ऐसे ऐसे प्रोविजंस के लिए, जैसे कि एससी के जजेस का नंबर इंक्रीज कराना है, तो ठीक है, या ये सब चीज़ें। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब जितने हाउस में अभी मेंबर्स है उससे आधा प्लस एक, ठीक है, तो वैकेंसीज वगैरह सब छोड़ के। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द जो हाउस है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, सॉरी, वहाँ पे वैकेंसीज को वगैरह ऐड किया गया है कि भाई वो सब कंसिडर नहीं किया गया है, कितनी वैकेंसीज है, कितने लोग एब्सेंट है वगैरह, लेकिन जितना नंबर ऑफिशियल है उससे उसकी मेजोरिटी। और इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब इन इफेक्ट कितने लोग एब्सेंट वगैरह है, इन सबको छोड़ के जो मेजोरिटी बन रही है। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249, जो मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 जो है, वो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, एब्सेंटीज एक्सेट्रा, ये सब मतलब नहीं कंसिडर किया गया है। जितना भी नंबर फाइनल है उससे आधा प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उससे 2/3, ठीक है। उसके बाद अब इतना डेप में जाने का कुछ मतलब नहीं है, मुझे लग रहा। हम्म, अब देखो सिंपल मेजॉरिटी कब कब लगती है। तो एक तो नया स्टेट को एडमिट करना है आर्टिकल 2 में, या कोई फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट करना है, सेकेंड शेड्यूल में कुछ या जो कुछ नया लेके आना है, या कोई एबोलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल करना है आर्टिकल 169 के अंतर्गत, कोरम चेंज करना है पार्लियामेंट का। कोरम मतलब अभी 10% है, ठीक है, तो मिनिमम 10% लोग होने चाहिए तभी हाउस चलेगा। देन सैलरीज अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, रूल्स प्रोसीजर्स, इंग्लिश वगैरह एक्सेट्रा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कुछ चेंजेस करना है, सिटीजनशिप के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करना है, इलेक्शन डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन इसके रिगार्डिंग कुछ, कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो डिलिमिटेशन होता है उसके रिगार्डिंग कुछ, मतलब बॉर्डर्स वगैरह चेंज करना है। तो ये सब जो है, या यूनियन टेरिटरीज, या 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के रिगार्डिंग जो भी है, तो ये सारा सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, मतलब जितने भी हाउस में लोग हैं उसकी मेजोरिटी, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी मतलब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए प्लस आधे स्टेट का परमिशन, आधे स्टेट की भी मेजोरिटी चाहिए। तो ये होता है कब, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करना है आपको, ठीक है। जब आपको लेजिस्लेटिव पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गुड जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं, 7th शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है या लोकसभा में के जो भी कुछ रिप्रेजेंटेशन है आपको, वहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे लगेगा स्टेट की भी रेटिफिकेशन लगेगा, आधे स्टेट का, ठीक है। इसमें फिर सो इम्पोर्टेंट जो 9th शेड्यूल में चेंजेस हुए, आईआर कोहेलो केस इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस कर ही दिया था ऊपर। अब मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखते हैं फटाफट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, तब पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, 9th शेड्यूल ऐड कर दिया, ठीक है हमने। 3 मोर, अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी। एक होता है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा होता है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट खराब नहीं होने चाहिए, आप ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि जिससे आपके रिलेशन खराब हो दोनों देश के बीच में, जो अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे कम्युनल हेट्रेड के। और तीसरा होता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पूरा स्टेट का रिस्ट्रक्चर कर दिया, एबोलिशन ऑफ जो एबीसीडी क्लासिफिकेशन था उसको एबोलिश करके 14 स्टेट्स 6 यूटीज लेके आए,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 153 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड सिंस इट्स मे बी डिजायरेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि दोनों स्टेट का मिला के गवर्नर हो। ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो स्टेट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो या मोर स्टेट्स में। जैसे कि अभी देखोगे आप तो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ में जो सिटिंग है उसकी, तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, पंजाब एक अलग स्टेट है, हरियाणा एक अलग स्टेट है, तो इन सब के मिला के वो है। जैसे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट है, गोवा प्लस महाराष्ट्र प्लस दादर दमन दीव ये सब, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट से ही आया है। यहाँ पे ये बेरोबार यूनियन के रिगार्डिंग जो टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर इम्पोर्टेंट है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पावर का, पार्लियामेंट का पावर बढ़ा दिया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का, इवन फंडामेंटल राइट्स भी। ठीक है, और कंपलसरी कर दिया प्रेसिडेंट को टू गिव एसेंट। इसके बाद 26 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता रहता है, एबोलिश टू द प्राइवेट पर्सेस। ठीक है, जो फॉर्मर प्रिंसेस थे उनके जो इनको पर्क्स प्रिंस जो इनको मिलता था सब। ठीक है। 35th इंपॉर्टेंट है, 36 इंपॉर्टेंट है, ये सारा सिक्किम से रिलेटेड है। यहाँ पे सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया, यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। 39 से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर, यह कुछ कुछ चेंजेस कर दिया, बियॉन्ड स्क्रूटिनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स वगैरह। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। देन 42nd, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 3 न्यू वर्ड्स टू द प्रिएम्बल, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया स्वरण सिंह कमेटी के हिसाब से पार्ट 4A में। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड कर दिए, जैसे हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है आर्टिकल 39 में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A में, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A में, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ 48A में। डीपीएसपीज वर्सेस राइट्स, ये सारा डिबेट था, और डीपीएसपीज को सुप्रीम बता दिया, सुपीरियर बता दिया फंडामेंटल राइट्स से। इलेक्शन जो थे, डिलेड लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज अंटिल 2001। ठीक है, 2001 में फिर से चेंज करके 2026 कर दिया इसको। पार्लियामेंट वाज ऑब्लिज टू फॉलो द कैबिनेट्स एडवाइस, सॉरी प्रेसिडेंट वाज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द, मतलब ये सब प्रेसिडेंट को जो भी कैबिनेट कह रहा है उसको मानना ही पड़ेगा। जुडिशरी का जो पावर था वो लिमिटेड कर दिया। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में ये भी आता रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस, इन सबको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आता रहता है, कौन से नए डीपीएसपीज ऐड किए ये आता रहता है, और जो कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए ये आता रहता है। तो ये सब आता रहता है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी आता रहता है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब 43 से इतना कुछ नहीं, 44 में जो, अब देखो जी, इमरजेंसी लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे लगाई थी, तो इसको पहले हटा दिया और इसको कर दिया आर्म रेबिलियन। तो ये आर्म रेबिलियन वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ये है, मोरारजी देसाई तब फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब हुआ ये 1978 में हुआ ये अमेंडमेंट। ठीक है, जब जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया। और ये ओनली ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन होगा, कोई भी ऐसे मतलब जाके नहीं बोलेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट नहीं लगाएगा, तो रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का। डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड उसको 300A का पार्ट बना दिया। ठीक है, तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन 300A आर्टिकल में है, इसको यहाँ से हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट को हटा दिया। और आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20 ये सब राइट टू लाइफ और इसके रिगार्डिंग ये सारे प्रोविजंस है। ठीक है, तो इसको नहीं हटा सकते हो आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये 3 4 चीज़ें जो है। सो 52nd से हमने देखा कि कैसे एज को कम कर दिया गया। ठीक है, सॉरी ये एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है, और 61 एज के रिगार्डिंग है, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो भी होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके प्रोविजंस आप सर्च करना थोड़े बहुत, जब बाद में आएगा तब देखेंगे ही। ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट से भी इसमें थोड़े चेंजेस कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया एंटी डिफेक्शन लॉज को बाय रिमूविंग एक्सेप्शंस फॉर स्प्लिट के लिए, जो स्प्लिट का जो एक्सेप्शन था उसको भी आप हटा दिया। ठीक है, आप बस मर्ज मर्ज कर सकते हो, आप स्प्लिट नहीं कर सकते। वोटिंग एज जो था वो 21 से 18 कर दिया है 61st से, ये भी देखा हमने। 69
से स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, क्योंकि वो यूनियन मतलब एक सॉर्ट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है। तो वहाँ पे 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होगी वगैरह। 73rd 74th देख चुके हैं हम। ये पंचायत से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायत पार्ट 9, ठीक है। और ये जो है 74th जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज पार्ट 9A। 12th शेड्यूल यहाँ पे 18 फंक्शनल प्रोविजंस, वहाँ पे 29 फंक्शनल प्रोविजंस। ये कौन से 29, कौन से 18 हम देख चुके हैं। देन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 एक्सटेंडेड द बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट्स इन द लोकसभा एक्सेट्रा, उसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। अभी ये होने वाला है डिलिमिटेशन, अभी चर्चाएं चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। 86 2002 में क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट 21A में। और जो सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का, उसको चेंज कर दिया। मतलब यही पहले 45 में था एक्चुअली, एज ए डीपीएसपी था, उसको फिर बाद में फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। और न्यू फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी 51A में कि भाई गार्डियंस को अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गार्डियंस की, पेरेंट्स की, ठीक है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो नेशनल कमीशन था उसको बाइफर्केट कर दिया। मतलब पहले एक ही था, अब क्या कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग कर दिया और शेड्यूल ट्राइब्स वाला अलग कर दिया। तो दोनों अलग अलग बॉडीज कर दी, पहले एक ही थी, ठीक है। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो 338A में है। और 338B में बाद में अभी ओबीसी का कमीशन डाल दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसका। वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ है आप बता दो मुझे, ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू दिया गया जो कोऑपरेटिव बॉडीज होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। सो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट। द न्यू डीपीएसपीज डाली गई, ठीक है। और 43B में न्यू डीपीएसपीज भी डाली गई, न्यू पार्ट भी डाला गया 9B में, ठीक है। उसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन डाला गया, इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 101 ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स जीएसटी के रिगार्डिंग। देन 102 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने अभी बोला था आपको, 10 हुआ ये, ठीक है, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। देन ये EWS रिजर्वेशन यहाँ से आता है 103rd, ठीक है। फिर 104th रिजर्वेशन टू द सीट्स ऑफ SC/STs, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्सटेंड कर दिया इस हर 10 साल ये एक्सटेंड करते रहते हैं, जो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव हाउसेस में जो SC/ST रिजर्वेशन है ना, इसको हर 10 साल एक्सटेंड करते रहते हैं। इसके बाद SCBCs के रिजर्वेशन का स्टेट के पास पावर है, ठीक है। तो ये भी रीफर्म कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो महाराष्ट्र में केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग कि भाई स्टेट के पास ये पावर नहीं है वगैरह। तो नहीं, स्टेट के पास भी पावर है ये सब करके, जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ये डिसाइड करने का। और 106 अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है एज ऑफ नाउ, कि वुमेन का जो रिजर्वेशन है 1/3 कर दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग SC/ST वुमेन, ठीक है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन में भी, दिल्ली में भी, लेकिन यहाँ पे पुदुचेरी नहीं डाला दिया है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है अभी। तो एज ऑफ नाउ देखोगे आप तो जम्मू कश्मीर में ये आप एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वो भी एक यूटी है। जब तक वो यूटी है, स्टेट जब बन जाएगा तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर की यूटी है और पुडुचेरी में, ये दोनों जगह पे ये नहीं है वुमेन रिजर्वेशन अभी एप्लीकेबल। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस से आया, ठीक है। सो कोर वैल्यूज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज, बेडरॉक प्रिंसिपल्स है, क्योंकि वो चेंज हो गई तो क्या ही मतलब है, ठीक है, फिर पूरा ही चेंज है। तो इस तरीके से जुडिशरी का एक इनोवेशन था ये। लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि कोई डिफाइन नहीं है ना, ये तो मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो जुडिशरी अपने मन से लेके आया, तो इसका यूज मिसयूज भी हो सकता है जुडिशरियल आउटरीच के लिए वगैरह, ठीक है। तो ये सब इश्यूज है यहाँ पे, ओवर रीच, जुडिशियल ओवर रीच, सॉरी, ठीक है। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अभी चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है। ऐसे नहीं कि पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर पे कुछ इशू है, वो चेंज तो कर सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ऐसे अल्टर नहीं कर सकता कि उसको खत्म करे या उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स को कम करे, कुछ ऐसे करे। तो विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट
किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। तो वो एनहांस कर सकता है, अच्छा अच्छी चीज़ें लेके आ सकता है, लेकिन उसको मतलब ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले ले कि अ, अब ऐसे तो मतलब सेक्युलर स्टेट है तो उसको थियोक्रेटिक थोड़ी ना बना सकता है। चेंज करना है तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मतलब उसको ये कर दो। इक्वालिटी है तो इसको थोड़ी ना है कि इक्वालिटी हटा सकते हो आप। तो चेंज तो कर सकते हो आप, इक्वालिटी को और इन्हांस कर सकते हो, कुछ और नई चीज़ें लेके आ सकते हो। कुछ आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लेके आए, कुछ एससीबीसी रिजर्वेशन लेके आए, कुछ और इन्हांस करो और कुछ अच्छा करो, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते, नेगेटिव लेवल पे नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो एक तो शंकरी प्रसाद केस जो है वो तब तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं आई थी, लेकिन ये रिगार्डिंग है पहला जो फंडामेंटल राइट का इशू चल रहा था ना कि डीपीएस भी इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट का नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो लिटरली लिटरल है टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन दिया है कि हाँ भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है, फंडामेंटल राइट्स कैन भी मतलब इसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन गोलकनाथ केस में क्या हुआ, उसको थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडल एंड इम्यूटेबल, मतलब नहीं अमेंड कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर उसको रिएक्ट कर दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1970, उसको नहीं भाई हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में केशवानंद भारती केस 1973 में, उसको तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ही पूरा लेके आए, ठीक है। फिर आता है 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, जो इलेक्शन रिगार्डिंग पीएम स्पीकर एक्सेट्रा ये सब बियॉन्ड रहेंगे, ठीक है। देन इंदिरा गांधी नेहरू केस इसको इनवैलिडेट कर दिया। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, आई मीन 368 में चेंजेस कर दिए, नो लिमिटेशंस एक्सेट्रा। लेकिन बाद में फिर से मिनेरवा मिल केस में इसको फिर से चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं भाई जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद वामन राव केस आता है 1981 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जलचंद्रा मोहंती केस। आयर के केस इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग 9th शेड्यूल, ठीक है। सो वो बोला कि पूरा सारा जुडिशियल रिव्यू के लिए अब ओपन रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है, बस उसके पहले केशवानंद भारती केस के पहले जो भी 9th शेड्यूल में हुआ है वो ठीक है, लेकिन बाद में नहीं। और फिर जस्टिस केस पुट्टा स्वामी केस, ये राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग है, ठीक है, एज ए फंडामेंटल राइट। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो पूरा बेंच था ना वो अब तक का सबसे बड़ा 7+6 13 जजेस का बेंच था। और एक जज के मतलब मेजोरिटी भी देखोगे तो एक की बस एक ही 7+6 ऐसा स्प्लिट हुआ है ये, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट के पावर सारे यहाँ पे आ जाते हैं। देन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, हाई कोर्ट्स की पावर्स, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अमेंड करो और मतलब नेगेटिवली अमेंड करो, अमेंड तो कुछ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी कर सकते हो। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस 39 नालसा वगैरह यहाँ पे आता है, फ्री लीगल एड वगैरह, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के जो भी सारे प्रिंसिपल्स है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है हमारे, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वेलफेयर स्टेट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात करते हैं हम, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, इक्वेलिटी का जो प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूरा जो स्ट्रक्चर है। अब पार्लियामेंट ये भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, ऐसे थोड़ी ना कि आप पूरा पूरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आओगे, ऐसा नहीं लेके आ सकते। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो बात हम करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो ये सब है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मिनरवा मिल केस, चीफ जस्टिस तब थे वाई चंद्रचूड़, इन्होंने बता दिया कि रिमाइंड दैट रिपब्लिक दैट इवन पार्लियामेंट मस्ट गो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के ऊपर। ये एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मेंटेन करता है इसको, कि जो भी गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल होता है ना कि सेरेमनियल ओकेजन्स में किसी की ओथ सेरेमनी हो रही है या कुछ, हम नेशनल हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो कौन कहाँ पे बैठेगा, ये सब कौन किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, तो इसके लिए एक्चुअली ये है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो इतना इस यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। गवर्नर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर होता है, हेड ऑफ स्टेट। तो ये सब चार में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, ये तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो आप इश्यूज नहीं है।
अब 5 देखो, पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, उसके बाद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है। यहाँ पे भी वो नई क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछना, अगर पूछना है तो 6 से। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन स्पीकर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ओम बिरला, अभी याद रखो, ऑनरेबल ओम बिरला एंड ऑनरेबल जो अभी सीजेआई होंगे हमारे, तो ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। देन चीफ मिनिस्टर्स, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स विद इन स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना सेंटर का, वो दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। प्लस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग वगैरह ये सब नहीं पूछेंगे, बस इतना याद रखो कि कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर दोनों इक्विवेलेंट है। देन जो भारत रत्न अवार्ड जो होल्ड करते हैं वो 7A पे आते हैं। देन एम्बेसडर्स जो है, हाई कमिश्नर्स जो है हमारे यहाँ पे, वो सब आते हैं उसके बाद। और जो चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ, ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये सब नहीं पूछेंगे। देन जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आता है। सीजेआई तो पहले ही आया था, स्पीकर के लिए इक्विवेलेंट था, लेकिन जजेस 9A में आते हैं। देन यूपीएससी वगैरह इसके चेयरपर्सन 9A में, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एक्सेट्रा यहाँ पे, और अटर्नी जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी ये 11 में आता है, ठीक है। तो इतना बस याद रखो मोटा मोटी। हम्म, अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो स्टेट के ऊपर डिफिनेशन आया था, गवर्नमेंट होना चाहिए, पॉपुलेशन, एक टेरिटरी होनी चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ये 4 वर्ड्स आप ढूंढने हैं आपको, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम मतलब यूनियन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो ये फ्रांस में है, ब्रिटेन में है, ठीक है, चाइना में है, जापान में है। फेडरल मतलब दोनों में इक्वल डिवाइड, यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यहाँ पे आएगा, कनाडा आएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब इट ऑपरेट लिमिटेड गवर्नमेंट। ये तो बार बार हर एग्जाम में आता रहता है, लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एज अ सोर्स ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ पावर, मतलब उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, एक बाइंड करके रखा हुआ है आपको, ठीक है। तो लिमिटेशन है आपके पावर्स के ऊपर, ठीक है। मतलब यही क्वेश्चन देखो ना आप, एक ही क्वेश्चन लगभग कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो 2020, 21, 2014, 23, 2014, यूपीएससी 2020। यही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, मतलब यही कि लिमिटेड गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स की फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डुअल एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के भी थोड़ा थोड़ा पावर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल मतलब पूरा पूरा प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। पार्लियामेंट्री मतलब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट्स के पास पावर होता है। यहाँ पे अब इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव होता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आंसरेबल टू पार्लियामेंट होती है वो। पावर कांट बी सेंट्रलाइज, ठीक है। कलेक्टिव अथॉरिटी होती है। ऑपोजिशन कैन सर्व एज एन अल्टरनेटिव इफ द रूलिंग पार्टी लूजेज मेजोरिटी, एक्सेट्रा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट होता है, कोई मतलब, अब ट्रम्प है भाई, वो 4 साल रहेगा ही रहेगा। अगर उसकी डेथ होती है, वो रिजाइन करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा, लेकिन 4 साल बाद ही इलेक्शन होंगे, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। डिफिनेटनेस इन पॉलिसीज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पे, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सेपरेशन क्यों नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटर का पार्ट भी वही है ना, मतलब ट्रम्प जो है वो कांग्रेस या सीनेट का पार्ट नहीं है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो तो पार्लियामेंट का पार्ट है। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मैंडेट फ्रॉम दी इलेक्टोरेट्स होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। डीमेरिट्स वगैरह पे अभी नहीं जाते हैं। So Constitution of India provides for the parliamentary form of government. The executive is responsible to the legislature of its policies. ठीक है, तो इस तरीके से पूछेंगे। लेजिस्लेचर, कभी कभी लेजिस्लेटिव वर्ड यूज, लेजिस्लेचर वर्ड यूज करेंगे, और कभी कभी आपको मतलब एकदम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो वहाँ पे है लोकसभा, ठीक है, या उसको हम पीपल्स का जो हाउस, हाउस ऑफ पीपल्स। ब्रॉडली एज ए प्रिंसिपल पूछा तो लेजिस्लेचर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होगा वो कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 74 एंड 75 एट द सेंटर लेवल, 163 एंड 164 एट द स्टेट लेवल। तो रीजंस क्यों अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक तो हम फेमिलियर थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चलता आ रहा था।
और एट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, ठीक है, बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एंड रिप्रेजेंट, एक डाइवर्स, इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो सबका रिप्रेजेंटेशन के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा सही लगी, ठीक है। सो क्या क्या फीचर्स है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के? एक तो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल डी ज्यूर आर्टिकल 74, एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ डी फैक्टो आर्टिकल 75, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल, जो भी जिसकी भी मेजोरिटी रहेगी। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 के अंदर आता है ये सब, ठीक है। डबल मेंबरशिप, मतलब मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेटर का भी पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सो इंडिया एंड ब्रिटिश के बीच में अब दोनों भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस है देखो। हमारे यहाँ रिपब्लिकन है, वहाँ पे मोनार्किकल है, क्योंकि वहाँ पे एक मोनार्क होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होता है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, यूके का कुछ भी चेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। पीएमबी भी है मेंबर ऑफ एनी हाउस हमारे यहाँ पे, मतलब मनमोहन सिंह जो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पीएम जो है वो लोअर हाउस का ही मेंबर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। हाउस ऑफ जो कॉमन्स होते हैं उसका, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर पीएम नहीं बन सकता यूके में, ठीक है। यहाँ पे नॉन पार्लियामेंट मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर्स फॉर 6 मंथ तक, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति, अब जैसे अश्विनी वैष्णव पहली बार मिनिस्टर बने, या जयशंकर पहली बार जब मिनिस्टर बने, ठीक है, या निर्मला सीतारमन जब मिनिस्टर बने पहली बार, तो ये क्या था कि वो पहले मिनिस्टर बने, बाद में 6 मंथ के अंदर उनको फिर किसी हाउस का मेंबर बना दिया गया। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, यूजुअली मतलब पार्लियामेंट के मेंबर को ही मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मिनिस्टर्स की, वो साइन, उनको साइन करना जरूरी नहीं है, काउंटर साइन नहीं करते ऑफिशियल एक्ट्स पे। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, उनको काउंटर साइन करना पड़ता है, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी एक्ट्स लेके आ रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे कोई शैडो कैबिनेट नहीं है, यूके में शैडो कैबिनेट होता है। शैडो कैबिनेट मतलब जो पावर में जो पार्टी है उसका एक कैबिनेट होता है, अपोजिशन का भी एक शैडो कैबिनेट होता है। वो ना क्या करेंगे, जैसे पावर में कोई होम मिनिस्टर है तो अपोजिशन का भी एक होम मिनिस्टर जैसा होगा, वो वॉच रखेगा कि होम मिनिस्टर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, कुछ मतलब ये सब, मतलब एक सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी चेक मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन माना जाता है वर्ल्ड में। अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ था 1775-83 में, उसके बाद वो बना, ठीक है। उसका कैनेडियन सिस्टम का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग सा है। वहाँ पे यूनियन यूनियन थोड़ा डोमिनेट करता है। हमने ज़्यादा प्रोविजंस जो कैनेडियन सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हमारा यहाँ पे सिस्टम जो है। सो इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। जैसे मतलब यूएस में क्या था कि सारे स्टेट एक जैसे आ गए, उन्होंने एक एग्रीमेंट बना दिया और वो यूनियन बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे सारे स्टेट एक आके नहीं बना दिया है, ठीक है। सो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन आर्टिकल 1। फेडरल ऐसा वर्ड यूज नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, ठीक है। सो कॉसी फेडरल केसीवेयर बोलता है कि भाई मतलब फेडरलिज्म से ज़्यादा तो बाकी की प्रोविजंस, यूनिटरी प्रोविजन से ज़्यादा डोमिनेट करती है, तो पूरा 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 फेडरल भी नहीं है, पूरा पूरा यूनियन भी नहीं है, कॉसी फेडरल है, ऐसे केसीवेयर बोलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बे केस में बता दिया था कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके लिए, ठीक है। सो पॉल अपर्बाय ने बोला था एक्सट्रीमली फेडरल है। मॉरिस जोन्स ने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ठीक है। एवर ने बोला था कि स्ट्रॉन्ग विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। इन्होंने बोला था केस सुई जनरिस है, मतलब यूनिक कैरेक्टर है यही से जो जनरेट नर्चर हुआ है। ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। केसीवेयर ने बोला था कॉसी सेमी फेडरल है, कॉसी फेडरल है, ठीक है। के सनातन ने भी बोला था कि यूनिटरी बायस तो है ही है। और बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि इंडिया फेडरेशन इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इसको ऐसे नहीं कि स्टेट फिर से भाई वापस जा सकते हैं, नहीं। सो फेडरल फीचर्स क्या क्या है, यूनियन फीचर्स क्या क्या है, देखते हैं। सो ड्यूअल पॉलिटी, मतलब स्टेट के पास अलग पावर्स, यूनियन के पास अलग पावर्स, ये सब फेडरल फीचर में आएगा। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर में आएगा। डिवीजन ऑफ पावर्स फेडरल फीचर में आएगा, जो
कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स वगैरह ये सब होता है, ये सब, और सेंटर और यूनियन एक्सेट्रा। लेकिन कॉन्करेंट सब्जेक्ट में क्या होता है कि सेंटर के प्रोविजंस प्रिवेल करते हैं। मतलब कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे लॉ तो कोई भी बना सकता है, जैसे कि अब एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, लॉ तो सेंटर भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। लेकिन जब यूनियन लॉ बनाता है तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का नहीं। ठीक है, स्टेट का लॉ बस तभी प्रिवेल करेगा जब उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, देन बाइकैमरलिज्म, राज्यसभा, लोकसभा एक्सेट्रा। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट रीसेटल्स सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स एंड रिगार्डलेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी एक्सेट्रा। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, यूनिटरी फीचर, देखो फेडरल फीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाकी का तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये सब तो है ही, मतलब बाइकैमरलिज्म, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिवीजन ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दो चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिटरी फीचर में जब सेंटर स्ट्रांग बन जाता है, जैसे इंडिया में केस में कुछ कुछ इश्यूज में सेंटर स्ट्रांग है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर में आता है, नो इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा में हमारे यहाँ पे भी ये है। ठीक है, कि हर एक स्टेट का, जैसे अगर यूएस में आप जाओगे तो सीनेट में क्या होता है कि हर स्टेट के दो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट छोटा हो बड़ा हो कितना भी पॉपुलेशन हो। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा है उसके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। जैसे कि आप राज्यसभा में देखोगे तो मतलब गोवा से एक ही मेंबर होगा, लेकिन यूपी से बहुत सारे मेंबर्स होंगे। ठीक है, स्टेट नॉट इंडिस्ट्रिक्टिबल, देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर देखो सिंपल बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का पावर किसके पास है? बस यूनियन के पास है, बस पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास तो कोई पावर नहीं। तो भाई पार्लियामेंट डोमिनेट करेगा पूरा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो। ठीक है, तो स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर ये यूनिटरी फीचर हो जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस तो ऑलरेडी यूनियन फीचर हो जाता है, क्योंकि पूरा यूनियन कंट्रोल करता है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रली कंट्रोल होता है पूरा। देन एक ही कैग का पूरा ऑडिट का मैकेनिज्म एक ही है, ऐसे नहीं कि स्टेट लेवल पे कुछ अलग उनका मैकेनिज्म है। देन गवर्नर का पूरा अपॉइंटमेंट जो होता है वो भी पूरा सेंटर डोमिनेट करता है। पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी होती है कि स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं ना, आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट में हो, या कभी दो स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं 252 में हो, या इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह कुछ 253 से कुछ हुआ है तो पार्लियामेंट डोमिनेट करता है। वेटो और स्टेट बिल, जब गवर्नर अपने स्टेट के बिल्स प्रेसिडेंट के पास भेज देता है तो प्रेसिडेंट वेटो भी कर सकता है। तो ये पूरा, ये सारे प्रोविजंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं। सो इंडिया का रिटर्न एंड हिंदी है, यूनाइटेड किंगडम का अनरिटर्न स्टैट्यूट वगैरह पे बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट का रिटर्न एंड कोडिफाइड है, कनाडा का रिटर्न है, फ्रांस का रिटर्न है, जापान का रिटर्न है, साउथ अफ्रीका का रिटर्न है। फंडामेंटल राइट्स लगभग सारे सबके कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर भी रिजिड है, यूके में तो इतना ज़्यादा फॉर्मलाइज नहीं है, बाकी सब जगह रिजिड, यूनाइटेड स्टेट में रिजिड है, कनाडा में फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्रांस में रिजिड है, जापान में रिजिड है, साउथ अफ्रीका में भी रिजिड है। सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पे यस, यूके में नो, यूनाइटेड स्टेट में यस, कनाडा में यस, फ्रांस में यस, जापान में यस, साउथ अफ्रीका में यस नहीं। चलो ठीक है, इतना ज़्यादा इतने डिप में नहीं जाते अभी। पार्टी सिस्टम भी बस देखो हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूके में टू पार्टी सिस्टम है, लेबर एंड कंजर्वेटिव, यूएस में भी टू पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे भी रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स होते हैं यूएस में। ठीक है, और बाकी सब जगह मल्टी पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं है ना कि अब टू पार्टी सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं है ना कि थर्ड फोर्थ पार्टी स्टैब्लिश नहीं कर सकते, आप स्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन डोमिनेंटली यही दो पार्टीज पावर में आती है ऐसे। अब देखते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। sovereign मतलब इंटरनल एंड डोमेस्टिक डिसीजंस, और बाहर एक्सटर्नल डिसीजंस लेने में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। सोशलिस्ट मतलब जो सोशल जस्टिस रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है। सेकुलर मतलब स्टेट की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, आप स्टेट रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी होना। और रिपब्लिक मतलब जो हमारा स्टेट का हेड रहेगा वो हमेशा पोजीशन ओपन टू ऑल रहेगी, मतलब वो हम इलेक्ट करेंगे, ऐसे किसी एक फैमिली का नहीं रहेगा, या जिसको हम बोलेंगे ना कि जैसे मोनार्क नहीं रहेगा। ठीक है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये हमारा सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर डिराइव कर रहा है वो पीपल से कर रहा है।
जस्टिस कौन सा होगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन तरीके के जस्टिस की बात की है, ठीक है। लिबर्टी किसकी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच तरीके की लिबर्टी, जस्टिस तीन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इक्वेलिटी दो तरीके की, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दो तरीके की इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है हमें, क्योंकि फ्रेटर्निटी इंश्योर करेगी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को, ठीक है। क्योंकि अगर हम डिवाइड रहेंगे तो भाई यूनिट इंटीग्रेटेड कैसे रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है, 26 नवंबर को, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ऊपर। लगभग देखो यार, यूपीएससी में भी 3 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रेम्बल के ऊपर, सीधा सीधा, ठीक है। आपके यूजीसी नेट में भी बार बार आता है, सीयूटीपीजी में भी बार बार आता है। सो ये पूरा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है जो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, ठीक है। आई थिंक 9 दिसंबर 1946 को। हम्म। आजकल प्रेम्बल बस आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स डाले गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। It contains grand and noble vision of our constitutional assembly, and it reflects the dreams, minds and aspiration of our founding for जो पर्सन्स है, फादर वर्ड गलत होगा क्योंकि भाई उसमें वुमेन भी तो थी, ठीक है। तो जो भी हमारे फाउंडिंग पर्सन्स है हमारे नेशन के, इनका इनका एक ड्रीम्स, उनका माइंड रिफ्लेक्ट होता है, इनके एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ द प्रेम्बल क्या कहते, तो वो कोई गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दे रहा है प्रेम्बल, ना वो कोई मतलब उसको लिमिट कर रहा है, ठीक है। नॉन इन्फोर्सेबल, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेटरी रोल है प्रेम्बल का, ठीक है। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं जब प्रेम्बल हमने मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया 26 नवंबर को, तो 2015 से हमने स्टार्ट किया मनाना, ठीक है। सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है प्रेम्बल की, पीपल के पास अथॉरिटी है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है कि इंडियन स्टेट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव बताता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ एडॉप्शन बताता है, और फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है कि गांधी आइडिया ऑफ स्वराज हो, सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, टॉलरेंस एक्सेट्रा। तो अब इसके केसेस देखें तो बेरवर यूनियन का केस जो है वो बोला कि इट इज अ समरी एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ की टू द माइंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो की टू द माइंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन शायद इस कोर्ट में इसमें ये बोला था कि लेकिन दो ये पार्ट नहीं है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। बाद में आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पालकीवाला ने कहा है, हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मुंशी ने कहा है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, एंड द गाइडिंग लाइट ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जस्टिस सिकरी जी ने कहा है, ठीक है। तो ये आप इतना डेप्थ में आप ये तो डिस्कस किया है मैंने कि वी द पीपल मतलब ये सब सॉवरेन भी क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इंडिपेंडेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनेशनल अफेयर्स में भी। सोशलिस्ट भी मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो कलेक्टिवली ओन्ड होंगे, या सोशल इक्वालिटी हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लाइक मिक्सड इकोनॉमी हो, अभी भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया एक्चुअली ब्लेंड है मार्क्सिज्म एंड गांधीन प्रिंसिपल्स का, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया, सेक्युलर भी हमने डिस्कस किया। सेक्युलरिज्म में डिफरेंसेस देखते हैं, तो इंडियन सेक्युलरिज्म को राजू भार्गव बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, वो बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस मतलब जहाँ पे अदरवाइज स्टेट तो इंटरफेयर नहीं करता रिलीजियस अफेयर में, लेकिन जब रिलीजन कुछ डोमिनेट हो जाता है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आक्रमण करेगा तब स्टेट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपली इंटरफेयर करेगा कि स्टेट के कुछ प्रिंसिपल्स वैल्यूज है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं उसके ऊपर जब बाधा आ जाती है तब स्टेट इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है ना, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, मतलब ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन हमें कहाँ पे मिलता है? फ्रांस में या यूएस में, ठीक है। रोल ऑफ रिलीजन, स्टेट कैन सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटीज, हमारे यहाँ पे मतलब आप देखोगे तो राम मंदिर का जो भी सारा इवेंट हुआ, या मतलब कोई भी मतलब चर्च में हमारे यहाँ पे जा सकते हैं हमारे मिनिस्टर्स वगैरह, मस्जिद में जा सकते हैं। आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर वगैरह चढ़ाई जाती है अलग अलग इसमें दरगाहों पे। तो ये स्टेट कैन सपोर्ट, लेकिन इक्वली, मतलब ऐसे नहीं ना कि आप किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो बाकी रिलीजन्स को नहीं, तो नहीं। मतलब अगर देखोगे आप तो अलग अलग कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह जो वो पुराने हैं उनको भी स्टेट का फंडिंग वगैरह होता रहता है। तो इस तरीके से इक्वली सपोर्ट करना है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि पूरा पूरा प्रोहिबिट किया हुआ है वेस्टर्न मॉडल में। हमारे यहाँ पे फ्रीडम टू प्रैक्टिस विथ लिमिटेड पब्लिक डिस्प्ले,
लेकिन वहाँ पे जनरली पब्लिक रिलीजियस डिस्प्ले करना अलाउड नहीं होता। यूएस में थोड़ा अलाउड है, लेकिन फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में तो पूरा पूरा पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकते आप रिलीजन को, जो भी आपने आपके घर के अंदर पर्सनल। ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन है टू इलिमिनेट द हार्मफुल प्रैक्टिसेस, जैसे शबरीमला केस में वुमेन को अलाउड नहीं था टेम्पल में, तो वो सॉर्ट ऑफ एक अनटचेबिलिटी है, ऐसे स्टेट बोला। मुस्लिम्स वुमेन के लिए जो ट्रिपल तलाक था उसमें इंटरफेयर स्टेट ने किया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने के लिए स्टेट इंटरवीन करता है, जैसे सती प्रथा का केस जो पहले हुआ है, बाद में इसको या अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो लॉज बने हमारे यहाँ पे। ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद नहीं, फिर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये इतना ही इम्पोर्टेंट था। डेमोक्रेटिक मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, पॉपुलर सॉवरेनिटी। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है देखो, जो स्विट्जरलैंड में है। इनिशिएटिव मतलब सिटीजन प्रपोज स्टेटस टेन टू द लिस्ट, मतलब सिटीजन प्रपोज करते हैं कि क्या क्या चेंजेस लॉज वगैरह। रिकॉल मतलब आपने जो भेजा है रिप्रेजेंटेटिव उसको वापस बुलाना। रेफरेंडम मतलब वोटर एक्सेप्ट और रिजेक्ट लेजिस्लेशन, तो जब लेजिस्लेशन भाई ये एट दिन पीपल डिसाइड करेंगे कि वो मतलब होगा कि नहीं होगा। प्लेबिसाइड मतलब डायरेक्ट वोट ऑन सिग्निफिकेंट इशू, अगर कुछ होगा तो इसके ऊपर लोग डायरेक्टली वोट करेंगे। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट इलेक्शन में आता है। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ बोलेंगे हम कि इलेक्टेड, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तय कर रहे हैं ना कि कौन सा अमेंडमेंट्स एक्ट्स हो, ये सब हो। तो हमारे यहाँ पे बस डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा ग्राम पंचायत लेवल पे है। रिपब्लिक तो हमने देख लिया, जस्टिस भी देख लिया, सोशल रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके इक्वल ट्रीटमेंट, एस सी एस टी ओबीसी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस होती है। तो ये क्या है देखो, इकोनॉमिक जस्टिस एलिमिनेट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इनइक्वालिटीज हो, वेल्थ इनकम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। पॉलिटिकल जस्टिस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्सेस टू ऑल ऑफिसेस एक्सेट्रा। सो सोशल कैपिटल, रॉबर्ट पुटनम का कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था जब पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। सोशल कैपिटल क्या होता है? नेटवर्क्स विद शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग दैट फैसिलिटेट कोऑपरेशन। मतलब अगर आप आपके गांव में देखोगे, आप किसी शॉप से कुछ खरीदने गए हो, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कम पड़ गए, तो ठीक है, शॉपकीपर क्या बोलेगा, भाई कोई नहीं, बात कल दे देना, परसों दे देना, जब आएंगे तब दे देना। तो ये क्यों? क्योंकि उसका आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप एक ना एक दिन ला के दोगे। आप आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, किसी से कुछ उधार लेते हो, या किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो आप, मतलब आपको पता है कि हाँ आप किसी भंडारे में खाना खाने गए, तो आपको पता है कि हाँ यहाँ गुड़ फेत में जाओगे आप। ठीक है। तो आप सीधा मिसट्रस्ट नहीं दिखाओगे ना, तो वहाँ पे तो इस तरीके से एक सोशल कैपिटल होता है, एक शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग से एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है सोसाइटी में, जो कॉपरेशन को फैसिलिटेट करता है। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स यार डिस्ट्रस्ट से तो नहीं हो रहे ना, ट्रस्ट से हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन, कि उसको पता है कि हाँ ये पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट निभाएगी। तो ये सब एक म्यूचुअल कोऑपरेशन इसलिए थोड़ा बहुत फैसिलिट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट लोअर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। लिबर्टी भी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, इस तरीके से देखते हैं हम। वेयर देर इज अ नो लॉ देर इज अ नो फ्रीडम, तो लॉ का होना बहुत जरूरी है। लॉ कैसे बोलता है? हॉब्स ऐसे नहीं बोलता। हॉब्स क्या बोलता है कि फ्रीडम मतलब जहाँ पे लॉ नहीं है। लेकिन लॉ बोलता है जितना ज़्यादा लॉ रहेगा उतना ज़्यादा फ्रीडम रहेगा, क्योंकि लॉ क्या करता है? गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लेके आता है। ठीक है, तो फॉर लिबर्टी इज टू बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट एंड वायलेंस फ्रॉम अदर्स विच कैन नॉट बी वेयर देर इज अ नो लॉ, क्योंकि लॉ रहेगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लॉ का स्टेटमेंट, लॉ तो हमने पढ़ा है अच्छे से, आया था यूपीएससी में ये। तो नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी, ये भी हमने अच्छे से देखा है। नेगेटिव लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम। और पॉजिटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू डू समथिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एक। ठीक है, ये भी हमने देखा। इक्वलिटी सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई भी किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है। ठीक है। सो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रेम्बल में दो तरीके के वर्ड्स हमारे प्रेम्बल में है, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेटर्निटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बोलता है, शेयर ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। ठीक है। ये डिग्निटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंगल सिटीजनशिप हो, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब।
आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है ना कि टू प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, और मतलब रिलीजियस लैंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ के ऊपर, ठीक है। हम्म, तो प्रियम्बल के रिगार्डिंग कुछ कुछ केसेस देखते हैं। देखो, एक तो बेरोबारी यूनियन केस, इसमें बोला कि प्रियम्बल तो इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर गोलकनाथ केस में बोला कि प्रियम्बल कंटेन्स एंड्यूरिंग प्रिंसिपल्स एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट एंड मेकिंग इट इटर्नल एंड अनअल्टरेबल एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको फिर रिइटरेट कर दिया केशवानंद भारती केस में कि भाई प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इसके पहले के जो सारे ओपिनियन थे बेरोबार यूनियन केस में, उसको रिवर्स कर दिया केशवानंद भारती केस में। तो LIC ऑफ इंडिया केस में फिर से अगेन रीहेल्ड कर दिया कि भाई इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले बेरोबार यूनियन केस वो बोलता तो है कि प्रेम्बल जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, लेकिन नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में बोलेगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और LIC इंडिया केस में बोलेगा इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 केसेस आपको याद रखनी है। आई थिंक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी भी इन शॉर्ट देखते हैं, ठीक है। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 जो बोलता है फेडरल वर्ड कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। अभी 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। सो फॉर्मर यूटीज हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, ये पहले यूटीज थी, बाद में स्टेट बनी, ठीक है। यूटीज विथ हाई कोर्ट्स, कौन सी यूटी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है? अब दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है उसका खुद का एक हाई कोर्ट है, और जम्मू कश्मीर जो एज ऑफ नो यूटी है, स्टेट जल्दी बन सकता है ये, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो इनकी भी अभी यूटी है। तो आर्टिकल 1 में नेम एंड टेरिटरी दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 2 में नया स्टेट को लेके आना, जैसे सिक्किम पहले स्टेट नहीं था इंडिया का, उसको बाद में स्टेट बना गया, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद आर्टिकल 3 में जो इंडियन स्टेट्स में कुछ बॉर्डर चेंजेस करने, जैसे तेलंगाना बना, या जैसे बिहार से झारखंड बना, हाँ ठीक है, तो MP से छत्तीसगढ़ बना, तो ऐसे कुछ नए चेंजेस करना है, कुछ बॉर्डर्स चेंज करने, नेम चेंज करने, तो ये सब यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे पौंडीचेरी से पुदुचेरी नेम चेंज कर दिया हमने, तो इस तरीके से आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल 4 में ऐसे बोला गया कि इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो ये 368 के अंदर नहीं आएगा, तो आपको कोई स्पेशल मेजोरिटी वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूनियन एंड फेडरेशन हमने डिस्कस किया, इतनी ज़रूरी नहीं है आपकी यूनियन क्या होता है, फेडरेशन वगैरह क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ 100 अमेंडमेंट एक्ट, जो ये भी ज़रूरी है। ठीक है। रेड क्लिफ कमीशन, जो बाउंड्री, हमारे बाउंड्री के टाइम जो कमीशन था। नेहरू नून पैक्ट, बेरोबारी के रिगार्डिंग जो पहले पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो चेंजेस क्या क्या हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बना, तमिलनाडु जो फॉर्मली मद्रास था, कर्नाटका फॉर्मली मैसूर था, लक्षद्वीप फॉर्मली लक्षद्वीप, मेनका आमेंद्वीप एक्सेट्रा था, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हुए हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको रिडिज़ाइन किया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ये सब कुछ चेंजेस हुए नेम्स में वगैरह। अलग अलग कमिटीज़ देखते हैं। पहले सबसे पहले धर कमीशन जो था दिसंबर 1948 को, JVP कमेटी थी 1948 1949 को। उसके बाद उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामन, ये सब थे, ठीक है। तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ फोर्स टू क्रिएट अ फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट आंध्र प्रदेश, जो बना पोटी श्री रामुलु, इनके जो डेथ हो गई अनशन से। देन फजल अली कमीशन आता है, ठीक है। और सो फजल अली कमीशन को अगर हम देखें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कमीशन है, क्योंकि इसके बाद पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए, 14 स्टेट 680 बनी, ठीक है। उसके मेंबर्स थे, फजल अली जो चेयरमैन थे ही थे, KM पन्नीकर एंड HN कुंजरू, ठीक है। तो 1956 के पहले आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा था। बाद में फिर बाइफर्केशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात हुआ है 1960 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका बाद इम्पोर्टेंट और देखें तो हम्म, हिमाचल प्रदेश 1971 में,
हरियाणा का जो बाइफर्केशन हुआ है 1966 में, फिर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में, 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड एंड 2014 में तेलंगाना, और ये अभी लेटेस्ट 2019 में जम्मू कश्मीर। अभी स्टार्टिंग में देखो तो लिंग्विस्टिक लाइन पे हुआ है, बीच में देखोगे तो थोड़ा बहुत इथनिसिटी के अराउंड, या जो ट्राइबल जो भी सारा नॉर्थ ईस्ट का सारा ये इथनिसिटी इथनिक ग्राउंड्स पे हुआ है, और जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद ये सब डेवलपमेंटल ग्राउंड्स पे हुआ है। तो इन तीनों फेजेस अलग अलग देख सकते हैं, स्टार्टिंग में लिंग्विस्टिक, देन इथनिक, एंड लास्ट में डेवलपमेंटल रीजनल रीजन्स के कारण। ठीक है, तो इसमें फिर यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 239 टू 241 पार्ट 8, तो मैंने बता ही दिया कि यूटीज पार्ट 8 यूटीज है, तो पार्ट 8 में यूटी है। वो एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट वाया एडमिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है जैसे दिल्ली में है। ठीक है, पौंडीचेरी में भी शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, तो अ, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अ, और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पे होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यूटीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली दो जगह पे है, अभी अभी तीन जगह पे है, पौंडीचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जहाँ पे खुद का एक लेजिस्लेटिव हाउस है उनका। हम्म, उसके बाद इम्पोर्टेंट इतना कुछ, कौन सी सिटी कौन से हाईकोर्ट के अंदर आती है, देखो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आता है। अंदमान निकोबार जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर आता है। चंडीगढ़ वाला तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर आता है। लक्षद्वीप ये केरला के अंदर आता है, केरला हाईकोर्ट के अंदर। पौंडीचेरी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट जो है उसके अंदर आता है। हम्म, अब यहाँ पे इतना डेप में मुझे लगता नहीं है कि अभी जाने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, बस 7 एमपीज होते हैं दिल्ली में, पौंडीचेरी में, सॉरी 7 एमपीज दिल्ली में होते हैं, और मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी 7 मेंबर ही हो सकते हैं। पौंडीचेरी में 6, जम्मू कश्मीर में अभी 9। ठीक है, 9, क्योंकि उसका 15% का लिमिट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो भी कुछ कुछ रीएडजस्टमेंट किए हुए हैं। दिल्ली का अगर देखें तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड सेंटर के पास होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट स्टेट के पास है। ठीक है, अब सिटीजनशिप देखते हैं, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2। ठीक है, जनवरी 26 1950 को हमने इम्प्लीमेंट किए ये सारे प्रोविजंस। तो पार्ट 5 जो है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने अडॉप्ट किया, कमेंट्स किया, तब कौन कौन सिटीजन्स थे जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, आइदर पेरेंट हो, दोनों में से कोई भी पेरेंट इंडिया में हो जिनका जन्म हुआ है, या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया के फॉर एटलीस्ट 5 years इमीडिएटली बिफोर, कॉन्स्टिट्यूशन लाने से पहले 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 6 जो है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है अब ये सब, क्योंकि ये सब पूछेंगे भी नहीं आपके एग्जाम में, पाकिस्तान वगैरह ये सब अब कुछ नहीं आएगा। आर्टिकल 9 बोलता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन कौन से ग्राउंड पे होंगी वगैरह ये सब। जैसे कि अगर आपने किसी और नेशन का सिटीजनशिप ले लिया, नेशन स्टेट का, तो आपका सिटीजनशिप नहीं रहेगा, या तो आपने डिनाउंस कर दिया खुद ही कि भाई मैं तो सिटीजन नहीं हूँ आज से वगैरह, लेटर वगैरह लिख के, तो तब ये सब। तो आर्टिकल 10 में आता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप एक्सेट्रा। और ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार होता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो भी सारे लॉज एंड इन एक्ट्स लॉज लेके आना है, एक्ट्स लेके आना है। ठीक है, तो सिटीजनशिप इज अ, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है लाइक कनाडा, यूएस में डबल सिटीजनशिप है। ठीक है, ब्रिटेन में डबल सिटीजनशिप है, शायद ब्रिटेन में नहीं नहीं, शायद कन्फ्यूजन हो रहा है मेरा भी, एक बार प्लीज़ लेट मी चेक। शायद ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप ही है, क्योंकि हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट ही ब्रिटेन से बोरो किया है शायद, या लेट मी आई एम वेरीफाइंग इट। ठीक है, हम्म, या बाद में देखते हैं, चलो इसका ड्यूअल सिटीजनशिप जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सब सब जगह पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है।
इसमें ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, सिटीजनशिप के ऊपर अगर आना ही है तो। इसमें देखो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के पास अब 15, 16, 19, 29, 30 ये बस सिटीजन्स को ही मिलते हैं, इंडियन सिटीजन्स को ही। ये छोड़ के बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबको मिलते हैं, ठीक है। सो 15, 16, 19, 29, 30 छोड़ के, और आर्टिकल 20 जो है इन्हीं में एलियंस को नहीं मिलता है। तो ये सब हमने फंडामेंटल राइट्स जब इसके ऊपर वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया ही था। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक क्या करना है, कौन से बस सिटीजन्स को ही मिलते हैं इतना याद रखो, तो बाकी के सारे सबको मिलते हैं, तो ये तो अपने आप से हो जाएगा ना। तो 15, 16 लगातार है, फिर 19 जो सारे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 29 एंड 13 ये छोड़ के बाकी सारे सबको मिलते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लेके आए हम। 5 वेज बताए कि कैसे इंडिया का सिटीजन कोई बन सकता है, और 3 वेज बताए कि कैसे कोई मतलब किसी की सिटीजनशिप जा सकती है, ठीक है। तो बाय बर्थ, ठीक है, ये एक्चुअली 1987 तक था, ये कोई भी जिसका जन्म इंडिया में हुआ है ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बन जाता था वो। बाद में फिर इसको 1987 की बात कर दे कि कोई एक पेरेंट तो इंडियन चाहिए तो ही बनेगा, और बाद में कर दे कि दोनों भी पेरेंट इंडियन चाहिए, मतलब, और या तो एक इंडियन चाहिए और दूसरा जो है वो इलीगली माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन बाय डिसेंट, कि भाई बाहर जन्मा है लेकिन उसके पेरेंट्स वगैरह इंडियन है वगैरह, तो ये सब। देन बाय रजिस्ट्रेशन, अगर आप भाई 7 साल प्रायर टू अप्लाई करने से पहले 7 साल से आप अगर इंडिया में रह रहे हो और इलीगली एंटर किए हो, ऐसे नहीं कि नॉन लीगली आप मतलब आके रह रहे हो भाई और फिर यहाँ पे रह रहे हो बाद में सिटीजनशिप मांगोगे, नहीं। बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब कंटिन्यूसली अगर आप लगभग 12 साल से इंडिया में रह रहे हो, या 14 में से 11 साल रह रहे हो, ठीक है। एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था बाद में बना, तो या पौंडीचेरी पहले इंडिया का पार्ट में नहीं था बाद में बना, तो ऐसे अगर कोई टेरिटरी बाद में इंडिया का पार्ट बनती है तो भी उन सबको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप कब जाएगी, रिनाउंसिएशन, मतलब सिटीजन खुद एक डिक्लेयर कर देता है कि भाई मैं अब सिटीजन नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन, अगर आप वॉलेंटरली किसी और कंट्री के सिटीजन बन गए तो अपने आप से आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरी डिप्राइवेशन, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है तो उस लॉ से भी डिप्राइव हो सकती है, जिसमें कि आपने कोई फ्रॉड किया था अप्लाई करते टाइम, आपने डिसलॉयल्टी दिखाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, अनलॉफुल ट्रेड वगैरह ये सब किया आपने एनिमी कंट्रीज के साथ ड्यूरिंग वॉर टाइम, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो आपने छुपा दिया जब आप सिटीजनशिप ले रहे थे यहाँ पे, या मतलब अगर आपने सिटीजनशिप मिलने के तुरंत बाद उस 5 साल में अगर आपको कहीं पे 2 साल की सज़ा मिल जाती है तो भी आपकी सिटीजनशिप जाती है, ठीक है। और कंटिन्यूस रेसिडेंस, अगर आप बाहर रहे 7 साल तक लगातार, आप इंडिया के सिटीजन हो लेकिन आप बाहर रह रहे हो किसी और कंट्री में और 7 साल लगातार उसी कंट्री में रह रहे हो, तो आपको बीच में इंडिया में नहीं आया आप, तो मतलब आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 2019 आया, वहाँ पे मतलब अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है। तो इन सब 3 कंट्रीज़ में जो इस मुस्लिम्स या इस्लाम पॉपुलेशन है वो सब छोड़ के हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज इनको सिटीजनशिप देने के रिगार्डिंग है, जो December 31 2014 से पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली तो 11 साल लगते हैं आपको इस सिटीजन बनने के लिए, यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन उनको बस 5 साल इनफ है, ठीक है। सो यहाँ पे अब इतना नहीं जाते हैं कि एनआरआई मतलब इंडियन सिटीजन ही होता है, लेकिन जो आउटसाइड रह रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया के ओरिजिन का है वो, इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है। तो एनआरआई तो वोट कर सकता है ना, वो तो एट दिन इंडिया का है, मतलब इंडियन ही सिटीजन है वो, यहाँ पे आके वोट वगैरह कर सकता है। पीआईओ यहाँ पे आके वोट नहीं कर सकता, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी यहाँ पे आके वोट नहीं कर सकता, ठीक है। इनको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है, वो इंडिया में रह सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम शायद अभी ख़त्म करते हैं, अभी ये पार्ट में अपलोड करना, नेक्स्ट टाइम बाकी चैप्टर्स करेंगे, ठीक है।